Scenario. Yes, madam, I got it. And give me a few seconds. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिया है। मैं आज आपकी डॉक्टर हूँ। आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है। ज़ारा, मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र 28 साल है और आपका ये पहला बच्चा है और आपको 26 हफ्ते का हमल है। और मेरे पास आपकी एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट है और आप अपने हमल से किससे मुतालिक मुझसे डिस्कस करने के लिए आई हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब, दुरुस्त है। ज़ारा, आप मुझे बताएंगी कि आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई और आपको माहवारी तारीख पे आती है? जी डॉक्टर साहब, तारीख पे आती है लेकिन मुझे डेट अब याद नहीं है। अच्छा जी। ज़ारा, आप ये बताइए कि आपको जो अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ मालूमात हैं? नहीं डॉक्टर, क्या है मेरी रिपोर्ट में डॉक्टर साहब बताएं। हाँ, मैं आपको बताऊंगी आपकी रिपोर्ट के बारे में। पहले क्योंकि मैं आपसे पहली दफ़ा मिली हूँ तो थोड़े से बेसिक सवालात मैं आपसे कर लूँ आपके बारे में, थोड़ी सी बेसिक मालूमात, फिर हम आपकी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस भी करेंगे और आप के हमल से मुतालिक भी आपको सारी मालूमात फराहम करूंगी कि आपको इस हमल में किस तरह से जो है वो हमल को लेके चलना है। अच्छा, ज़ारा ये बताइए कि आपने किसी डॉक्टर के पास नाम लिखवाया है? नहीं और जो है वो आपको हमल का कैसे पता चला? प्रेगनेंसी टेस्ट से या आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? डॉक्टर साहब, मैंने घर में टेस्ट किया था। अच्छा जी। तो आप को जो है अभी तक आपने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं कुछ हमल के लिए? अल्ट्रासाउंड शुरू में मैंने बस ये देखने के लिए कि बच्चे की दिल की धड़कन आई है तो करवा लिया था, लोकल एक जगह से। प्रॉपर नहीं था वो। उसमें जो था वो बच्चे के कितने हफ्ते थे और धड़कन उसमें मौजूद थी कि नहीं थी? डॉक्टर साहब उन्होंने कहा था कि 7 हफ्ते हो गए, धड़कन मौजूद थी। अच्छा जी। उसके बाद जो है वो आपने 13 हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें नहीं, बच्चे की मैं उसके बनावट बाद देखी। अब पहली बार आई हूँ दिखाने के लिए। अच्छा जी। आपने हमल में कोई अद्वियात इस्तेमाल किए हैं, कोई ताकत के अद्वियात या कोई उल्टी वगैरह के लिए अद्वियात? नहीं, मैंने कोई गोली नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। बस मैं आपके पास अभी पहली बार आई हूँ। अच्छा जी। आप की शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 2 साल हो गए। अच्छा जी। ये हमल आपका इलाज से हुआ है क्या खुद से हुआ है? खुद ही हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि आप को हमल में कोई मसला तो नहीं है? आपको कोई उल्टियां ज्यादा तो नहीं आ रही? कोई कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही है? कोई थकन होती हो, कमजोरी होती हो, सांस होता हो, ऐसा कोई मसला तो नहीं है? बस थोड़ी बहुत थकन होती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं, तो फिर ये टेस्ट वगैरह सारे करवाए डॉक्टर ने। उन्होंने कहा इन डॉक्टर अच्छा, के पास चले डॉक्टर। जाओ, ये रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। अच्छा, सिर्फ यही एक टेस्ट करवाया है? ये खून की रिपोर्ट है आपकी, इसके अलावा भी और कुछ टेस्ट हैं आपके पास? बस खून की उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी। उसमें जो है खून की थोड़ी सी कमी आई थी। मेरे 8 पॉइंट थे। तो उन्होंने कहा कि और भी टेस्ट करवाना हो, तो ये बड़ा वाला टेस्ट उन्होंने कराया। अच्छा जी। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आपको जो है वो जिस्म में कहीं कोई दर्द तो नहीं होता? कोई हड्डियों में दर्द होता हो, कोई जिस्म में सूजन होती हो, कोई बिनाई का आपको मसला हो, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई मसला नहीं कोई मुझे। कोई पेट में दर्द हो? नहीं जी। बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हुई है? हाँ, बच्चे की हरकत महसूस होती है आपको? बच्चा पूरा घूमता हुआ महसूस होता है? होता है डॉक्टर साहब, होता है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि आप को पहले कभी कोई खून लगा हो, कोई आपको आयरन के इंजेक्शन लगे हो या पहले भी माजी में कभी खून की इतनी कमी हुई हो और इसके लिए डॉक्टर ने कभी आपको टेस्ट करवाया, आपको बताया गया हो कि आपको खून लगाना है या आपको जो है वो आयरन के इंजेक्शन लगाने हैं या कोई अद्वियात इस्तेमाल करनी है? नहीं डॉक्टर साहब, खून तो मुझे कभी भी नहीं लगा। बस ये कमजोरी जब से हमल हुआ ना तो ज्यादा हो गई मुझे। वैसे मैं तो कमजोर सी थी पहले भी। तो थोड़ा बहुत तो रहता ही था कमजोरी, तो वो सब कहते थे पतली हो इस वजह से होता है। तो बस अभी जो है ये तश्कील हो गई इस चीज की कि कमी है अच्छा जी। मुझे खून में। आपके शौहर जो है वो आपके खानदान से हैं, आपके कजन है? हाँ जी, मेरे कजन है। कजन है। फर्स्ट कजन है, जैसे खाला के बेटे, फूफी के बेटे, चचा के बेटे? हाँ जी हाँ जी, मेरी खाला के बेटे हैं वो।
अच्छा जी। अच्छा ये बताइए कि आपके शौहर के खानदान में आपके शौहर को तो कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ हो कि उनको खून लगता कोई मसला हो, ऐसा कोई खून खून लगने की कोई उन्होंने बताया आपको कि कभी माजी में या बचपन में कभी उनको खून लगता हो, या उनके खानदान में कि उनके किसी बहन भाई को ऐसा ऐसा होता हो, या आपके खानदान में पहले आपकी किसी खाला को या किसी आपके किसी छोटे बहन भाई को कभी खून लगा हो, डॉक्टर ने बताया हो, या आपके वालिद वालदा में से कभी किसी को ऐसा मसला हो कि उनको कभी बचपन में खून लगा हो? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि किसी को खून लगता हो। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरी एक और बहन है बस। वो आपसे बड़ी है कि छोटी है? वो मुझसे बड़ी है। वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं? हाँ, वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं। सही। अच्छा, उनके इसके अलावा आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह, कोई और खून जमने की बीमारी है, कोई आप खून पतला करने की अद्वियात इस्तेमाल करती हो, या कोई और मसला? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई मसला नहीं मुझे। आपके खानदान में कोई ऐसा मसला, आपके शौहर के खानदान में कोई ऐसा मसला? नहीं। कोई अद्वियात इस्तेमाल करती हो, किसी दवा से आपको एलर्जी हो? नहीं जी, कोई कोई एलर्जी नहीं, माजरत कोई के दवाई नहीं। माजरत के साथ कि कभी कोई तंबाकू नोशी वगैरह, कोई स्मोकिंग वगैरह, कोई जो है वो अद्वियात, नशावर अद्वियात इस्तेमाल की हो? नहीं डॉक्टर, मैंने कभी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं अच्छा। किया। अच्छा जी। हस्बैंड अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, अच्छा गुजारा हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए कि आप का जो है वो ये जो खून की रिपोर्ट है, इसके साथ डॉक्टर ने आपको यहाँ पे भेजा है, तो आपने उन्होंने, अब हम आपकी रिपोर्ट के ऊपर आते हैं, उन्होंने आपको किसी इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया है, कोई बात बताई है आपको? नहीं डॉक्टर, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने टेस्ट करवाया और आपके पास भेज दिया कि इन डॉक्टर के पास जाओ, ये तुम्हें बताएंगी सारा कुछ के क्या मसला है और आगे क्या करना है। आप मुझे बताएं ना, आप तो बस मुझसे सवाल ही किए जा रही हैं इतनी देर से। देखिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपकी रिपोर्ट में थोड़ा सा मसला आया है, इसमें खून का एक मसला है जिसमें आपका जो खून का लेवल कम है। इसकी वजह ये आई है कि एक बीमारी होती है जिसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। ये इसमें खून में गुठलियां बन जाती हैं, और सिकल शेप जो है वो सिकल शेप के जो है वो खून के खुलिये बनते हैं, और वो खून के खुलिये टूटते हैं तो उसकी वजह से खून की कमी होती है, और नसों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और कमजोरी महसूस होती है। बाज़ औक़ात अगर ये इसकी शिद्दत बढ़ जाए तो इसमें खून भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसमें कुछ अद्वियात का भी इस्तेमाल करना होता है। और एक ये मरूसी बीमारी है, ये कोई खाने-पीने की चीज़ से या किसी उससे इन्फेक्शन से नहीं होती, बल्कि ये एक मौरूसी बीमारी है। आपके खानदान में पहले कभी किसी को ये बीमारी होगी, जो आपको ये जो है वो इसके थोड़े से जरासीम आए हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये रिपोर्ट ये बता रही है, और इसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी खतरनाक है? क्या मुझे कुछ हो जाएगा? मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाएगा? देखें, आपको थोड़ा-सा, और अगर आप हमल करने से पहले हमारे पास आती हैं और आपको ये मर्ज़ की तशख़ीस होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी भी आप परेशान नहीं हों, तसल्ली रखें। हम आपका मुआयना करेंगे, और जो है वो वज़न मैं आपके वज़न ख़त की पैमाइश करूँगी। आपका वज़न कितना है, बता सकती हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरा वजन 55 किलो है। अच्छा जी। और जो है वो पेलर जॉन्डिस, साइनोसिस, एडिमा, जेवीपी, और इन एनी स्वेलिंग और एनी पॉजिटिव फाइंडिंग इन द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन? नथिंग, यू जस्ट हैव टू काउंसिल योर पेशेंट। Okay. Madam, a height of under is 26 weeks corresponding to the date, यस, and fetal एवरीथिंग इज heart. फाइन, जस्ट काउंसिल योर पेशेंट। ओके। अच्छा, तो ज़ारा, हम जो है वो आप अगर थोड़ा-सा और पहले आती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जो है वो अभी कुछ एहतियात करना होगी। एक तो ये कि आपने अभी तक फ़ोलिक एसिड एक दवा होती है जिसको इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उससे खून की मिकदार बढ़ती है और खून की मिकदार सही रहती है, और खून के जो खुलिये होते हैं उनके बनावट के लिए फ़ोलिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है, और इस किस्म का अगर मसला हो खून में तो उसमें फ़ोलिक एसिड की मिकदार ज़्यादा लेना ज़रूरी होती है। एक तो हम फ़ौरन से आपकी 5 mg की फ़ोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो कुछ एहतियातें करना होंगी। आपको जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, और कोई ऐसी भी जो स्ट्रेस वाली जो कंडीशंस
होती हैं कि जैसे आप जो है वो खुली हवा में बैठे हैं, कोई आपको बुखार हो या कोई इन्फेक्शन हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर को बताएँ, उसकी ट्रीटमेंट लें और जो है वो ये सब आपको एहतियातें करना होंगी। खून की कमी के लिए क्योंकि आपका अभी ये जो है वो 26वां हफ्ता चल रहा है, तो पहले हम आपके कुछ टेस्ट करवाएँगे जिसमें जो बेसलाइन प्रेगनेंसी की इन्वेस्टिगेशन जो कि रहती हैं, जो कि यूरिन एक तो आपका एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ अगर पेरिफेरल स्मीयर नहीं हुआ है या सीरम फेरेटिन नहीं हुआ है, तो हम पेरिफेरल स्मीयर और सीरम फेरेटिन करवाएँगे आपका। ये देखने के लिए कि खून के जो ज़खायर हैं वो जिस्म में जो है वो नॉर्मल मिकदार में हैं कि नहीं और पेरिफेरल स्मीयर करवाएँगे और फिर अगर जो है खून के ज़खायर जिस्म में नॉर्मल मिकदार में हैं, तो फिर आपको हमें आयरन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हम जो है वो अद्वियात के ज़रिए जो है वो मैडम ये मैनेजमेंट में थोड़ा-सा आई एम कन्फ्यूजिंग कि इसको डॉक्टर साहब सिकल आप सेल मेरे हमल को कैसे करेंगी, क्या करेंगी मेरे हमल में? ये योर टाइम इज अप आसिया। आपके आसिया योर टाइम हाँ, इज अप एंड यू टुक मैडम इसकी मैनेजमेंट में मैंने पढ़ी भी नहीं 7 थी, मैं minutes. उसमें Listen to me. You took 7 minutes in history, and I am very mad at you at this time. हुँ, Seriously. You know the first presenter. You know the ever हुँ। first presenter in this class. You took 7 minutes in history. मैडम इसके पॉइंट्स मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। मैंने ये इतना अच्छा प्रिपेयर भी नहीं किया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं और क्या-क्या पूछूँ। मैं बस सोच-सोच के बोल रही थी। कितना टाइम रह गया अब मजीद चीजें प्रिपेयर करने के लिए? Can you मैडम afford कम टाइम है जल्दी तो मैं to बहुत wait? स्ट्रेस में आ गई हूँ डॉक्टर पलवशा मैं तो सुबह की उठी हुई हूँ 8 बजे की आज तो। Listen to me. Listen to me. अब ना मुझे तुम लोगों के साथ थोड़ा सा सख्त पेश आना होगा। अब इसकी एंटीनेटल केयर बताओ। मैं तुम्हारे 5 मिनट लगा रही हूँ। 5 मिनट में ये पेशेंट पूरा मैनेज करो फ्रॉम 26 वीक्स ऑनवर्ड। उर्दू में तुम डिजीज बता चुकी हो, ठीक है? हुँ। स्टार्ट करो। उर्दू में बताना है सब कुछ। चलो। अ, जी मैडम। मैडम आप मुझे 1 मिनट देंगी थोड़ा-सा मैं अपने आपको ऑर्गनाइज़ कर लूँ वरना फिर टाइम मैनेजमेंट का फ़र्क होगा। 30 सेकंड्स दे दें बस। मैं लिख लूँ थोड़ा-सा। जी मैडम जो है अस्सलाम वालेकुम ज़ारा हम आप को जो बीमारी है उसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। हम मल्टी डिसिप्लिन टीम आपकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करेंगे जिसमें हमारी सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन और हेमेटोलॉजी टीम इन्वॉल्व होगी। आपका क्योंकि लेवल 8 ग्राम है और आप फोलिक एसिड हम आपको फ़ौरन शुरू करवाएँगे। अगर कोई अद्वियात आप पहले ले रही हैं जैसा कि हाइड्रॉक्सी यूरिया वगैरह तो उसको हम बंद करेंगे क्योंकि इससे जो है वो खून में खुलियों में जमने की टेंडेंसी की तो मैं सलाहियत तो कोई बढ़ेगी दवाई और नहीं ले रही, कुछ भी नहीं ले रही मैं तो। अच्छा मैंने तो आपको बताया तो ना। फिर बस अच्छी बात है आप फोलिक एसिड लेना शुरू करें फ़ौरन और जैसे आपको बताया पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तमाम जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को आप अवॉइड करेंगी, बच्चे की मूवमेंट का ख़्याल रखेंगी, ग़िज़ा अच्छी इस्तेमाल करेंगी, हरी सब्जियाँ वगैरह। और अभी हम आपको जो है वो जो हीमोग्लोबिन आपका अभी तकरीबन 11 पॉइंट तक होना चाहिए, जो आपका जो है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हम आपको जो है वो खून लगाएँगे और जो है वो ताकि बच्चे का जो खून आपके खून के ग्रुप के हिसाब से खून लगाएँगे ताकि बच्चे के खून का लेवल 11 ग्राम पर 11 ग्राम परसेंट तक हो जाए। इसके अलावा में हम बच्चे के ग्रोथ के स्कैन करवाएँगे और जो है वो उसमें बच्चे की ग्रोथ देखेंगे कि बच्चे की बनावट जो उसके तारीखों के हिसाब से सही है कि नहीं और पानी की मिकदार और अवल नाल की पोज़ीशन सही है कि नहीं। इसके अलावा आपकी वैक्सीनेशन करवाई जाएगी ताकि आपको कोई मज़ीद इन्फेक्शन ना हो और जो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में होने से इस बीमारी में इस डिज़ीज़ में इन्फेक्शन होने की वजह से आपको और बच्चे को नुकसान हो सकता है और इस बीमारी की नौइयत सीवियर हो सकती है। वो वैक्सीन इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन और मेनिंजोकोकस और न्यूमोकोकस वैक्सीन होती है। मेनिंजोकोकस और न्यूमोकोकस तो हम आपको अभी नहीं देंगे, वो जब आपको हमल हो जाएगा तो उसके 3 महीने के बाद देंगे। लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन अभी आपको हम हमल में ही देंगे। और जो है
है वो, ताकि आपको इन इन्फेक्शन से बचाया जा सके और इस बीमारी की सीवियरिटी से बचाया जा सके। आप जब 36 हफ्ते का हमल होगा तो हम आपका डिलीवरी का प्लान तैयार करेंगे, जिसमें हम मोड आपका क्योंकि आपका पहला बच्चा है तो हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे, आपकी हड्डी का मुआयना करेंगे और अगर हड्डी बच्चे के वजन और के हिसाब से, पैमाइश के हिसाब से मुताबिकत हुई तो 38 हम जो है वो 40 हफ्ते तक दर्दों का इंतजार करेंगे ताकि आप खुद दर्दों से में जाएं। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि जो सिकल सेल ट्रेट के पेशेंट होते हैं उनकी हड्डी नीचे की तरफ से पतली होती है और मर्दाना मर्दाना शेप में होती है और उसमें नॉर्मल डिलीवरी का होना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका असेसमेंट हम 26 हफ्ते के बाद ही कर सकते हैं और दर्दों में कर सकते हैं। आपको हमल के बाद कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाएगा कि आप अगले हमल के लिए परहेज करें ताकि आपका खून का लेवल बराबर हो और बच्चे में एक मुनासिब वक्फा हो सके। और आप इसमें हार्मोन्स की गोलियां वगैरह वक्फे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती और आपके लिए ज़्यादा अच्छा वफ़ा ये होगा कि आप बैरियर मेथड इस्तेमाल करें या कॉपर आईओसीडी इस्तेमाल करें। आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं और जो है वो जब आपको खुद से दर्द दर्द होंगे तो हम आपको एडमिट करेंगे और जो है वो स्पेशलाइज्ड लेबर केयर यूनिट में एडमिट करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की सहूलत हो और लेबर की मॉनिटरिंग की जाएगी, बच्चे की सीटीजी से मॉनिटरिंग की जाएगी, लेबर केयर गाइड को फॉलो करते हुए 1-to-1 सपोर्ट के साथ आपकी डिलीवरी करवाई जाएगी। और डिलीवरी में ऑक्सीजन की कमी, इन्फेक्शन और पानी की कमी और खून की कमी, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। अगर ये तमाम बातें सही रहती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल हो जाएगी। उसके बाद बच्चे को न्यूनेटोलॉजी टीम के हवाले किया जाएगा ताकि उस बच्चे का खून का टेस्ट हो सके, उसका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा फ़ौरन, ताकि बच्चे के देखने के लिए कि बच्चे में खून की कमी है, बच्चे में इस बीमारी के जरासीम तो नहीं है, और अगर हैं तो बच्चे के ऊपर उसी के मुताबिक आगे जो है वो ट्रीटमेंट दी जाएगी। इस हमल में क्योंकि आपने देर से बुकिंग करवाई थी, अगर आप मेरे पास पहले आती तो मैं आपको हमल शुरू करने से पहले फोलिक एसिड शुरू करती और आपको 12 हफ्ते पे एस्कार्ट की गोली भी शुरू करवाती 150 mg की डोज में, जिससे कि खून पतला रहता और इसमें खून जमने की टेंडेंसी कम से कम रहती और आपको कम से कम कॉम्प्लिकेशंस होने का खदशा होता। और आपके शौहर की भी हम स्क्रीनिंग करवाएंगे जब 6 हफ्ते के बाद, हमल के 6 हफ्ते के बाद, ताकि पता चले कि आपके शौहर कैरियर तो नहीं है। और अगर आपके शौहर कैरियर नहीं है तो ये एक अच्छी बात है और फिर आइंदा आपको बताया जाएगा कि आप प्रॉपर बच्चों में वफ़ा करें और हमल से पहले अपना खून का लेवल पूरा करने के बाद, तमाम तैयारी के बाद हेमेटोलॉजिस्ट के साथ और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कोऑपरेशन के साथ फिर आप प्रेगनेंसी के साथ आगे बच्चे कर सकती हैं। ओके, आपने 5 मिनट में मैनेजमेंट कंप्लीट कर दिया। चलो अब आ जाते हैं आपकी हिस्ट्री पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू स्टार्टेड आस्किंग अबाउट दिस सिकल सेल डिजीज, तो आपने बोला ये टेस्ट आपने करवाए। आप सिंपल पहला क्वेश्चन ओपन एंडेड करें, आप उसका बायोडाटा लेकर आप पूछें, मैं देख सकती हूँ कि आपने एक टेस्ट करवाया है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये आपने क्यों करवाया है? आपको कोई इलामात हैं? आपको किसने बताया ये टेस्ट करवाने का? ठीक है, पेशेंट आपको खुद ही सारी हिस्ट्री उसी वक्त देयर एंड देन दे देगी एट दैट टाइम। अब क्योंकि ये डायग्नोज हो गई है, आपने सिर्फ इसमें अब क्वेश्चंस करने हैं, जो जिसमें से कुछ काफी क्वेश्चंस आपने किए। आप सिकल सेल डिजीज के जो जो सिम्टम्स एंड जो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यू विल आस्क फॉर दिस। रिकरेंट यूटीआई, बोन पेन, ठीक है, उसको जो है वो पेन क्राइसिस कहीं भी होते हैं। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आपने पूछ लिया और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री नहीं थी करंटली। अब आप उससे अभी भी पूछें, 8 HB उसने खुद आपको पॉइंट बताए, आप उससे पूछ लें कि आपको अभी इस वक्त आपको सांस में तकलीफ करंटली इज शी सिम्टोमेटिक और नॉट। दो शी हैज गिवन यू द हिस्ट्री ऑफ फटीगेबिलिटी, बट अभी उससे पूछो कि अभी आपको कोई ऐसी इलामत आ रही है कि ताकि आपको पता चले कि आपको इसको एक्यूट मैनेज करना है या क्या करना है। ठीक है, अच्छा फिर हम आ जाते हैं आपकी डिटेल हिस्ट्री, जो आपने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, इतने बड़े बड़े सेंटेंस, फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन तक आपने जो है एक सेंटेंस में अम्मा, बाबा, खाला, शोहर के और अपने वो सारे, दिस वुड बी इनअप्रोप्रिएट in listening as well as when you will speaking to your patient. आप सिंपल बोलें। देखो, सिकल सेल डिजीज जो होती है ना, इसको आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? पहले आप स्क्रीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव होती है तो फिर हम उसके टेस्ट करवाते हैं।
ठीक है, टेस्ट करवाते हैं, वो डायग्नोज हो जाती है, तो फिर हम अब कंसर्न होते हैं कि बच्चे में जाएगी या नहीं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्क्रीनिंग ऑफ हस्बैंड। अभी सिंपल इधर आप पूछेंगी कि अच्छा आपके शोहर के टेस्ट हुए हैं, ये जो आपका टेस्ट हुआ है आपके शोहर का टेस्ट हुआ है, ताकि जब वो पूछे मेरे बच्चे में ये मसला जाएगा तो यू वुड बी एबल टू आंसर, क्योंकि आपने उसके पार्टनर का तो स्टेटस जब तक पता नहीं होगा आप पेशेंट को बता ही नहीं पाएंगी कि ये बच्चे में जाएगा या नहीं जाएगा। एम आई राइट आसिया, आर यू जी गेटिंग माई मैडम। पॉइंट? मैडम मैंने हस्बैंड को हिस्ट्री में बिल्कुल भी टच नहीं किया, ये हाँ गलत किया है। तो देखो, ये जब आप इसमें थैलासीमिया में, सिकल सेल डिजीज में आपको पता है ये इनहेरिट डिजीज है, आप पेशेंट को बता रही हैं, तो पेशेंट ने आपसे पूछा मेरे बच्चे में ये जाएगी, मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा, तो इसका जवाब आप दे ही नहीं सकती जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगी कि इसका दारोमदार, इसका इन्हिसार आपके मियाँ के टेस्ट पर है। अगर उनमें ये मसला ना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे में जो है वो बहुत कम चांसेस है कि बच्चे में जाए, आपके आधे बच्चे नॉर्मल होंगे आधे कैरियर होंगे। लेकिन अगर आपके शोहर में भी ये पाई गई, आपने सिम्टम्स तो पूछ लिए पर टेस्ट की बात आपने नहीं की, ठीक है, आप फिर उस वक्त आप उसे बोलेंगी कि आपके शोहर, इस बात का जवाब देने के लिए मैं मुझे आपके शोहर के टेस्ट करवाने होंगे, जो अगर ये आपके शोहर में आई ये बीमारी तो फिर जो है बच्चे में चांसेस होंगे कि बच्चे को भी ये मसला हो सकता है, लेकिन 25%, ठीक है ना। आपको इनहेरेंट हम्म। इनहेरिटेंस याद करनी है ताकि आप पेशेंट को काउंसल कर सको, एंड यू शुड नो। मैडम ये तो मुझे आती है कि अगर पेशेंट कैरियर है और हस्बैंड नॉर्मल है, तो तो आसिया, फिर उसमें यू जो नो है वो। ईच एंड एवरीथिंग, मुझे पता है तुम टॉपिक पढ़ के आई हो, तुमने पूरे टॉपिक को उर्दू में किया है, बट टाइम मैनेजमेंट इज द बिग गेम ऑफ दिस एग्जाम। आपने ईच एंड एवरीथिंग नहीं बता देनी, दे डोंट वांट टू हेयर द होल चैप्टर, समझ रही हो? तुमने हर चीज जो हम्म। पढ़ी थी ना, तुम उस मैंने जो फील किया, तुम वो हर चीज उर्दू में कन्वर्ट करके डिलीवर करना चाह रही थी, एट लीस्ट आप जो इस सिनेरियो की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, टेक रेलिवेंट हिस्ट्री एंड डिस्कस रिपोर्ट विद पेशेंट। इसका क्या मतलब है, जब डिस्कशंस आएंगी तो उसकी कितने क्वेश्चंस होंगे ना, डिस्कस एंटीनेटल केयर विद हर एंड आंसर द क्वेश्चन, इट मींस कि आप 7 मिनट तक या 8 मिनट तक यू कांट अफोर्ड टेकिंग हिस्ट्री, शी इज ऑलरेडी डायग्नोज। जब भी कोई पेशेंट डायग्नोज हो जाता है तो हमने बस ये देखना होता है कि वो पेशेंट, उसको अभी कोई कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स हैं, पहले तशकील कैसे हुई, क्यों करवाए ये टेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वो नॉन होती तो आपका सवाल होता कि आपको जो है इस बीमारी की तश्कील कब हुई, कब से आपको ये मसला पता चला, फिर उसका वो कोर्स पूछ लो कि उस क्या ड्रग ले रही है, कितने डोज में ले रही है, डॉक्टर को बाकायदगी से दिखा रही है, मैं नॉन केस की बता रही हूँ, ठीक है, डॉक्टर को दिखा रही है या नहीं दिखा रही, एंड ऑर्गन असेसमेंट उसकी हुई है या नहीं, या एंड ऑर्गन कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को डेवलप हुई है नहीं। ये 4 क्वेश्चन पेशेंट के वेलबींग के होके फिर आप ऑप्स पर आ जाओगे, हस्बैंड का स्टेटस पूछोगे और हस्बैंड के टेस्ट ये वाले हुए हैं या नहीं, अगर तो हुए हैं तो बहुत आसान बात है, वो आपको बता देगी मेरे मियाँ को ये मसला है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अगर मियाँ को ये मसला है तो आसिया फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है काउंसिल करने के लिए पेशेंट को। मैडम अगर हस्बैंड जो है वो कैरियर है, क्योंकि पेशेंट हस्बैंड ने जो उस पेशेंट ने हिस्ट्री दी है वो ये दी है कि हस्बैंड को अभी कोई ट्रांसफ्यूजन वगैरह सच कुछ नहीं होता, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर हस्बैंड का टेस्ट भी हुआ तो वो कैरियर निकल सकता है। अगर हस्बैंड कैरियर और पेशेंट भी कैरियर है, तो इसमें चांस है कि 25% मेजर, मतलब 25% बच्चे को 1:4, 4 में से एक बच्चे को मेजर डिजीज हो सकती है। फिर 50% बच्चे जो होंगे, 4 में से 2 बच्चे कैरियर होंगे और एक बच्चा जो है डेफिनेटली नॉर्मल होगा। तो ये 25% बच्चे यानी जो है वो नॉर्मल होंगे, जिनको कि कोई डिजीज नहीं होगी ना। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी है, डॉक्टर तो साहब कैसे उसको। पता चलेगा कि इस बच्चे में भी, अच्छा चलो हस्बैंड इज पॉजिटिव, ही इज ऑल्सो कैरियर, डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा कि मेरे इस बच्चे में ये मसला है अगर या नहीं, या आप तो कह ये रही हैं इसके आधों लिए में अभी जाएगा। अभी कि अभी देखिए, अभी आपका हमल 26 हफ्ते का हो चुका है। अगर आप मेरे पास जो है जब हमल करने से पहले आती हैं, तो एक चीज होती है एक जिसको प्री मिनट, मैं इम्प्लांटेशन इधर ही थेरेपी। तुम्हें इंटरप्ट करूंगी आसिया, डोंट से दिस के पहले आती, द नॉलेज विच यू नो यू डोंट नीड टू टेल एंड इम्प्लीमेंट इन हाँ दैट सही वे, मैडम, वो टू द पहले पॉइंट। आती, तुम टू नो द पॉइंट। अभी की हाँ बात कर। 26 हफ्ते में अभी, हाँ मैडम 26 हफ्ते में अभी जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि जिसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि इस बच्चे में जो है वो बीमारी आएगी कि नहीं, कि हम आपके बच्चे का जो है वो एमनियोसेंटेसिस, जो पानी का टेस्ट होता है बच्चे की पानी शाबाश। के थैली में,
वो पानी का पानी निकाल के उसको हम ओपीडी प्रोसीजर के जरिए, जिसमें कि इंशाल्लाह ताला ना आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी ना बच्चे को, एक छोटा सा ओपीडी प्रोसीजर होगा और उसको हम एक सोनोलॉजिस्ट, स्पेशलाइज सोनोलॉजिस्ट के साथ ये पानी निकाल के टेस्ट के लिए भेजेंगे और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो है वो इस बच्चे में ये बीमारी है कि नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चे में पता चला टेस्ट के बाद बच्चे में बीमारी, तो क्या मैं ये बच्चा मुझे मेरा बचेगा नहीं, जाया करना पड़ेगा, क्या नहीं कर? जी, ऐसा कुछ नहीं जी, मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम बच्चे के ग्रोथ स्कैन करवाएंगे, बच्चे की फीटल सर्वेलेंस के स्कैन्स करवाएंगे 2-2 हफ्ते पे। और जैसा कि आपने बताया कि आपको बच्चे की हरकत सही महसूस हो रही है और आपका 26 हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड स्कैन है, इसमें भी कोई बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मल चीज नहीं जाहिर हुई है। अगर कोई भी बच्चे के अंदर एबनॉर्मल चीज उसके स्कैन में जाहिर होती है, जैसे कि बच्चे का सर बड़ा हो या बच्चे के अंदर पानी भर रहा हो या बच्चे की मूवमेंट में फर्क आए या बच्चे के हार्ट के ऊपर फर्क आए, तो हम बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे और बच्चे की मॉनिटरिंग करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस अमल को आपको पूरा 37 हफ्ते तक 38 हफ्ते तक लेके जाके कि एक सही सेहतमंद बच्चा जो है वो आपको जो एक सही सेहतमंद प्रेगनेंसी आपको हासिल हो। और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस हमल में। ठीक है। अच्छा ओके, ये चीज समझ में आ गई ना तुम्हें, कैसे हिस्ट्री लेनी थी ये सारी? मैडम इस स्टेज पे इसको ट्रांसफ्यूजन तो करना है, इस 2 पॉइंट इसको 10 11 पे टॉप अप करने के लिए। हम मैनेजमेंट पे आते हैं, अभी मैं हिस्ट्री पर हूँ। ठीक है, हम्म। से चल रहे हम्म। हैं आपकी हिस्ट्री। उसके बाद एक मिनट, ठीक है। देन आपने कॉम्प्लिकेशंस की हिस्ट्री पेशेंट से पूछनी है। आपको रिकरेंट सिकल सेल डिजीज में क्या होता है? रिकरेंट यूटीआई होते हैं, कोई चेस्ट का इन्फेक्शन, कोई मैडम मैं बताऊं नंबर 1, there is a in the trait there is a risk of recurrent UTI, there is a risk of the hematuria to the patient, there is a if the disease severity increases and patient is experiencing an infection, there is a risk of bone pains and upper abdominal pain and the visual disturbances and the visual disturbances. डिड यू टेल दीज थिंग्स टू योर पेशेंट? ये चीजें आपको हो सकती हैं, अगर ये हुई तो आप आएंगी हमारे पास। हाँ, अगर आपको कभी जो है वो अपनी आंखों के आगे अंधेराई या बिनाई में फर्क महसूस हो, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो, जॉइंट्स हड्डियों में या जोड़ों में एकदम से दर्द महसूस हो, पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो, पेशाब लाल रंग का हो या पेशाब में रुकावट या तकलीफ हो या जल्दी जल्दी पेशाब आए, तो आपने मेरे पास फौरन आना है। या आपको बहुत ज्यादा एकदम से कमजोरी महसूस हो, सांस फूले और जो है वो तो इन तमाम अलामात की सूरत में आपको मेरे पास फौरन आना है। और बुखार हो, अगर बुखार हो, तेज बुखार हो जो आम अद्वियात से ना उतरे। ओके। इसके अलावा आपको सबसे पहले डिजीज एक्सप्लेन करनी थी, फिर आपको एंड ऑर्गन असेसमेंट करनी थी, जिस जो अभी आपको करनी थी। आपको पेशेंट जैसे ही बुक हुआ है अब आपके पास, एज सुन एज शी इज डायग्नोज्ड विद दिस डिजीज, अभी इसकी एंड ऑर्गन असेसमेंट बेसलाइन होनी है। At this time you will involve the MDT and you will go for the end organ assessment। अब मुझे ये बताओ, एंड ऑर्गन असेसमेंट में तुम क्या क्या करोगी? Madam, I will involve the multidisciplinary team, the obstetrician and the hematologist, and I will complete the missing investigations of my patient. I will I will do the urine complete analysis of the patient, liver function test, fundoscopy of the patient, the echocardiography, if necessary, of the mother, and the fetal echocardiography, fetal anomaly scan, fetal scans, growth wise fetal scans, and fetal scans, and if necessary the upper abdominal ultrasound for any evidence of splenomegaly or splenectomy. Okay. And how frequently will you call your patient for antenatal care? It depends upon the condition of my patient. If my patient is stable, she is symptom free, she is not having any breathlessness, her hemoglobin is topped up to 11 gram per deciliter, and her pregnancy is going well, she is taking the multi nutritional supplements, and she then it and fetal and the fetal growth scans, these are normal, then I can call my patient at 2 weekly visits
and in each visit I will review for the fetal growth, I will review for the complete blood picture of the patient, and the urine complete analysis of the patient, and any other necessary investigation depending upon the symptom of the patient. Tell me about the recommendations. Madam, the CBC should be done at नहीं the नहीं booking. ठीक है, सीबीसी बुकिंग पे कराओगी, फिर कब कराओगी? अभी तो चलो, बुकिंग तुम्हें इसका पैक्सेल्स लगा के हमें 8 से ऊपर रखनी होती है सिकल सेल वालों में। एक्यूट एनीमिया होगा तो इनको सिकलिंग क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो आप इसका एनीमिया ऑप्टिमाइज करके उसके बाद आप इसको जो है हेमाटेनिक्स पे रख सकते हैं, ठीक है? एनीमिया करेक्ट कर देंगी। मैं पूछ रही हूँ रिकमेंडेशंस क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटीनेटल विजिट्स की अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। मैडम, रूटीन जो पेशेंट होता है जिसमें कोई कोमॉर्बिड नहीं हो, तो उसमें उसको तो हम इस स्पेसिफिक पेशेंट में मैं आफ्टर 26 वीक्स आई विल कॉल हर एट 28 वीक्स, एंड ऑन द 28 week visit I will repeat her CBC with the peripheral smear and the serum ferritin level. I will do her urea creatinine and electrolyte level, and the echocardiography of the patient if my patient is symptomatic or breathless, and the complete detailed scan of the baby for the placental localization, for the amount of liquor, for fetal movement, fetal growth, and if necessary fetal echocardiography also. Then I will, if all the things they are within the normal limit, I will call my patient on 2 weekly visit, and then at 36 weeks again I will repeat her CBC, and repeat her CBC and make plan for the delivery, the mode of the delivery, and then mode of the delivery I will do pelvic assessment around 37-38 weeks. First pelvic assessment I will do around 37-38 weeks, और जो है वो during the labor also. ओके, आपने बताया आसिया कि आप यूरिया क्रेट इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगी। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ यूरिया क्रेट इलेक्ट्रोलाइट्स? मैडम, इंक्रीज एक तो ये इन दिस पेशेंट देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई एंड द रिकरेंट हेमेचूरिया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ द इसके थ्रोम्बोसिस। लिए आप यूरिया क्रेट इलेक्ट्रोलाइट्स कराओगे या यूरिन डीआर करवाओगे? मैडम, जो है वो यूरिन डीआर, मैडम इट्स बेटर टू डू कंप्लीट यूरिन कंप्लीट एनालिसिस, ताकि अगर क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी कोई डिरेलमेंट होती है तो। रीनल फंक्शन टेस्ट? यस मैडम, रीनल फंक्शन टेस्ट। फंक्शन टेस्ट आप यस मैडम, पहले, रीनल। आपको नहीं लगता कि आपको पहले यूरिन डीआर करवाना चाहिए? उस पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप अदरवाइज कोई चीज करेंगी, आपकी पेशेंट डिहाइड्रेटेड या एक्यूट हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, फिर आप ये रिपोर्ट्स करवाएंगी? मैडम अगर मैडम सीबीसी तो मैं खैर सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर एंड सीरम बात ही नहीं हो फेरेटिन रही लेवल। चंदा, सीबीसी की बात ही नहीं हो रही। आपने बोला यूरिया क्रेट इलेक्ट्रोलाइट्स। इज देयर मैडम एनी यूरिन डीआर ठीक है रिकमेंडेशन? मैडम, मैडम आप यू आर राइट कि अगर यूरिन डीआर पे हिमेचूरिया आता है तो फिर मैं इसका जो है ना पूरा यूरिन कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगी, पूरा रीनल फंक्शन टेस्ट जिसमें यूरिया क्रेटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स सारे सब। फिर भी उसकी भी क्या, हेमाचूरिया कैसे कनेक्ट कर रहा है यूरिया क्रेट इलेक्ट्रोलाइट से? मैडम हेमेचूरिया शो करता है कि इसको थ्रोम्बोसिस हो रहा है ना मल्टी ऑर्गन में, लाइक इसको वेसल लेवल के ऊपर इसको सिकलिंग और सिकलिंग भी हो रही है, और इसको माइनर छोटे छोटे माइक्रो थ्रोम्बो वो एम्बोलाई भी बन रहे हैं जिसकी वजह से इसको हेमेचूरिया हो रहा है ना ब्लड वेसल्स में सिकलिंग की वजह से। तो उसमें इसके तुम ये क्यों नहीं सोच रही कि उसको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं? यूटीआई कल्चर नहीं भेज दोगी यूरिन डीआर पे अगर ये चीजें पॉजिटिव आ गई? मैडम अगर उस पे नाइट्राइट्स पॉजिटिव आए और पल्स सेल्स 4 आए तो फिर यूरिन सीएस भेजूंगी। ठीक है, तो जो रिकमेंडेशंस है उनको एज इट इज बोलो। थोड़ा सा जो है ना पिन पॉइंट चीजें अपनी रखो माइंड में भी। आप बहुत इधर उधर जा रहे हो मैनेजमेंट में। मैडम मैडम मैंने इसकी ना गाइडलाइन से जो मैनेजमेंट पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने जो है ना उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, जो मैंने पॉइंट्स मोटे मोटे नोट किए थे ना एमडीटी इन्वॉल्वमेंट के बाद, उन्होंने लिखा था कि ईच विजिट पे सीबीसी, यूसी, एलएफटी, फंडोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी नहीं, फंडोस्कोपी पेशेंट की। नहीं है चंदा। अगर किसी की पिछले 1 साल में एंड ऑर्गन असेसमेंट नहीं हुई हुई
तो फिर आप ये सारी चीजें कराते हो। हर विजिट में आप ये सब कुछ नहीं कराते। आपको यूरिन बीआर जरूर करवाना है हर विजिट में, क्योंकि ये पेशेंट आर प्रोन फॉर द रिकरेंट यूटीआई। ठीक है, दोबारा पढ़ना गाइडलाइन को, उसकी सिर्फ टेबल्स ही पढ़ लेना, दैट इज इनफ। अब एक और चीज मुझे आप बताएं, आपने बोला कि आपके शोहर के टेस्ट जब आप काउंसल कर रही थी, खैर ये बात तो मैंने पहले क्लियर कर दिया, लेकिन मैं आपका माइंडसेट जानना चाह रही हूँ। आपने बोला आपके हमल के बाद ना फिर हम आपके शोहर के टेस्ट भी करवाएंगे, ताकि अगली प्रेगनेंसी में पता चल सके कि बच्चे में जा रही है या नहीं। व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? मैडम नहीं मैडम, वो मैंने गलत परस्यू किया था। मुझे इसी प्रेगनेंसी में हस्बैंड को भी एड्रेस करना चाहिए था, उसके ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशन पहले पेशेंट से पूछना चाहिए था कि आपके शौहर का हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट हुआ है कि नहीं। अगर हस्बैंड कहती कि वो पेशेंट कहती कि हुआ है कि नहीं, हुआ है तो फिर उसकी रिपोर्ट, और अगर नहीं तो फिर हम आपको शौहर का भी ये टेस्ट करवाएंगे। और फिर अगर उसमें पॉजिटिव आएगा तो फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे में इसके ट्रांसमिट होने के कितने % चांसेस है। ठीक है। एनीबडी फ्रॉम चैट और बाकी लोग जिनको कोई प्रॉब्लम हो इस सिनेरियो में, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या कुछ क्वेरी है, तो फिर आगे मूव करते हैं। डॉक्टर मैडम बलबच्चा, जैसे अगर ये फीटस पॉजिटिव आता है तो फिर हमने क्या करना है उसकी काउंसलिंग के अंदर? आप उसको काउंसिल करेंगी कि इस बच्चे में जो है ये तश्कील हुई है डिजीज की, लेकिन हम आपके हमल को जो है इसी तरीके से मॉनिटर करते रहेंगे। जैसे ही बेबी पैदा होगा तो उसकी जो है सारे टेस्ट जो है वो बर्थ के बाद पीडियाट्रिशियन करेंगे, और फिर इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दैट्स इसको इट। हम उस टाइम फीटल मेडिसिन यूनिट में भेजेंगे उसे? यू विल, you will, आप ठीक है, enlighten with ठीक the है। fetal medicine unit, you will manage this pregnancy. एक्सक्यूज मी डॉक्टर पलवशा, डॉक्टर पलवशा, ये तो सिकल सेल ट्रेट की मैनेजमेंट हो गई ना जो अभी डिस्कस की है। अगर पेशेंट को सिकल सेल डिजीज होती है, वो डायग्नोज केस ऑफ सिकल सेल डिजीज के साथ आती है और उसके ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री होती है, और उस पे उसने कंसीव कर लिया होता है, तो फिर उसमें जो मैनेजमेंट है तो फिर वो तो फिर काफी डिफरेंट हो जाएगी ना, जिसमें वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। हाँ, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, लेकिन आप कैसे लेके चलोगे सिनेरियो को? क्या क्या चीजें होंगी? एंड ऑर्गन असेसमेंट उसकी हुई भी होगी ऑलरेडी, जो आपकी पेशेंट पहले से डायग्नोज्ड होगी, और वो हाइड्रोक्सी कार्बोयूरिया ले रही है। ठीक है, हाइड्रोक्सी हाँ यूरिया वो सॉरी वो ले हाँ वो रही है। डेयरी होगी। ठीक है। वो उसका उसका देखेंगे कि उसने स्टॉप किया है कि नहीं। और फिर जी। देन अगर वो एस्कार्ड नहीं ले रही है और मेरे पास वो 14 वीक्स के अराउंड आई है, तो मैं उसकी एस्कार्ड फौरन शुरू करवाऊंगी, फोलिक एसिड करवाऊंगी, उसका टॉप अप करूंगी। फॉलिक एसिड का डोज बताना है आपको एग्जाम में। 5 mg BD, 5 mg BD यस, हायर 5 डोजेस में देंगे। मिलीग्राम हाई डोज, 5 मिलीग्राम का। ठीक है। मैडम 5 mg BD देंगे ना, बीडी। ओडी हाँ, नहीं पीडी। होता मैडम? मैं फाइव एम ओडी है, जी ओडी, पीडी नहीं है। ओडी है ओडी मैडम जी। हाँ, मैडम हाई डोज देंगे। अच्छा, अगर पेशेंट को जो है वो प्रीवियसली जो है वो एक्यूट सिकल क्राइसिस की हिस्ट्री है, लाइक कभी उसको सीने में दर्द हुआ हुआ हो, जॉइंट्स में दर्द हुआ हुआ हो, तो फिर हम उसको पेशेंट को जो है वो उसका जो है वो ब्लड उसका एनालिसिस करेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए। मैडम एक्सचेंज देखो, ट्रांसफ्यूजन का मुझे समझ ये नहीं जो आया था ना, वो आपको मैं सुबह समझने अभी की अभी जरूरत अभी भी नहीं है। थोड़ा सा। दीज थिंग्स यू डोंट नीड, इन इतनी डिटेल में मत जाओ। जहां आपके पेशेंट को एमडीटी ने मैनेज करना है ना, आपको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप मेडिसिन के नहीं हो, आपसे वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं पूछेंगी। आपसे वो एंटीनेटल केयर, पेशेंट की काउंसलिंग, उसके बेबी के इफेक्ट्स, उसके मदर की खुद की कॉम्प्लिकेशन, उसके इंट्रापार्टम केयर, उसकी पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर, ये सारी चीजों पे फोकस होगा उनका। तो अपने हर सिनेरियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ो सारी चीजें, इतनी डिटेल में मत जाओ चीजों को। तुम लोग मेडिसिन का पेपर नहीं देने जा रहे। मैडम बस आप इसमें ये बोल देंगे कि आई विल मॉनिटर माय पेशेंट and liaison with the hematologist to हाँ decide जी, whether patient need exchange transfusion or not हाँ or जी, not. हाँ जी। एंड देन यू शुड नो द इंडिकेशंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन इन द सिकल सेल डिजीज। जब भी आप एक्यूट ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन है,
acute anemia, patient से hemoglobin level less than 7 gram %, patient is symptomatic, patient is breathless, and ये सारी इसकी acute transfusion की indications हैं। और exchange transfusion की indications हैं कि patient को sickle cell के जो complication symptoms है वो हो, acute chest pain हो, acute bone crisis हो, acute upper abdominal pain हो, ये इसमें फिर assessment for the exchange transfusion in the lesion with the hematologist। बिल्कुल सही है। एक और चीज है, एक्यूट सिकलिंग क्राइसिस के साथ जब आई है पेशेंट, तब आप कैसे मैनेज करेंगे? अब इसकी मैनेजमेंट मुझे कोई और बताएगा। हादिया। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। चलो। जी मैडम, मैं इसको बस मैनेज करूँ कि पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद एक्यूट सिकलिंग क्राइसिस। मैडम, बस उसकी फर्स्ट ऑफ मुझे ऑल दिस स्ट्रक्चर डिस्कशन आप मुझे ना इसकी मैनेजमेंट बता दें बस। Okay, madam. Once the patient has presented to me, after the confirmation of the details and confirmation of my patient identity, I will take the brief history of my patient and will warrant this patient urgent clinical assessment and the presenting complaint. Either my patient is having a severe chest pain or bone pain or difficulty in breathing or any neurological symptoms, and I will be calling for help and arranging a multidisciplinary team, and I will ensure that the patient is being managed in a tertiary care hospital where all the facilities of the blood bank, hematologist, and neurophysician and medical specialist are all available. Madam, if the patient has presented with acute pain crisis and the patient is not responding to the oral analgesics, I will start from opioid based analgesics, and will also be giving her other non-opioid based analgesics like paracetamol, and if the age of gestation is between 12 to 28 week of gestation, I can also give my patient NSAIDs. I will provide good hydration, will keep my patient warm, and will keep monitoring my patient vitals with keeping an eye on respiratory rate and her oxygen saturation, and will keep giving my patient these analgesics and with symptom resolution, until my patient is symptom resolved. Then I will shift my patient to the oral dosage of the equivalent dosage, and I will also guide my patient to avoid the triggers, and during the admission I will assess my patient for the BT prophylaxis in the form of the injectable anticoagulation like low molecular weight heparin. I will do the whole risk assessment of my patient, and will be giving the further follow-up plan for the antenatal monitoring. I will also run investigation for the fetal viability and monitoring, and I will do the baseline investigations, and in any case a patient is having a chest symptoms and there is worsening anemia, I will consider my patient for exchange transfusion or the top-up transfusion in liaison with the hematologist, and if there is any requirement of if there is any documented iron deficiency anemia, I can also give my patient iron. Madam, any other question that you want me to answer? नहीं, बस मुझे यही एक्यूट पेन की मैनेजमेंट आपसे सुननी थी सारी। मैडम इसमें ना मैंने एक चीज ना मिस कर दी थी, अभी मैंने गाइडलाइन खोली है दोबारा। मैडम इसमें ना मैंने नहीं बताया, पेशेंट मेरे पास 26 वीक्स के बाद आई है, और उन्होंने मेंशन किया है कि इवन पेशेंट अगर सिकल सेल ट्रीट की है तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एक्यूट क्राइसिस वी विल स्टार्ट द प्रोफाइलैक्टिक डोज ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एज सून एज पॉसिबल इन द प्रेगनेंसी एंड इन द पोस्टपार्टम पीरियड ऑल्सो। ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट करवा देंगे जी, क्योंकि आप प्रीक्लेम्शिया से प्रिवेंट करना चाह रही हैं इस पेशेंट को, सिकलिंग की वजह से उसको प्रीक्लेम्शिया हो सकता है। मैडम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी मैं शुरू करवानी है, चाहिए थी मुझे इस पेशेंट के अंदर, जो सिकल सेल ट्रेट वाली थी उसको प्रोफाइलैक्टिक डोज में, और जो अगर एक्यूट क्राइसिस में आई है तो फिर उसको थेरेप्टिक डोज में देनी होगी लो मॉलिक्यूलर वेट। सिकल सेल डिजीज, जी हादिया बोलें। मैं ऐड करने लगी थी कि आपके पास डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, इफ द पेशेंट हैज डेवलप्ड एनीमिया और एनी कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज देयर, देन यू विल गिव थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस इन द फॉर्म ऑफ ऑलरेडी यू वर गिविंग एलोपेरिन, नाउ you will add low molecular weight heparin, and then there is another indication. If the patient has undergone splenectomy and the patient platelet count is more than 6 lakh, you will definitely give your patient low molecular weight heparin, and if any one of this factor is present, you will just consider it, or either you continue with the antiplatelet therapy in the form of loperin. आसिया, आप जो समझी हो, आप समझी हो कि आपको इसको लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देनी है। डू यू नो द स्कोर ऑफ सिकल सेल डिजीज?
मैडम जी, मैडम मैंने ये स्कोर अभी क्या है? देखा है ना मैडम, मैंने इसमें से निकाला है ना सिकल सेल डिजीज का जो पेशेंट, मैंने ये पढ़ी थी शायद गाइडलाइन पहले भी ना एक दफा, उसमें मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए थे साइड पे आसिया ना। मुझे तो स्कोर बताओ, मेरा क्वेश्चन समझो। थ्री थ्री मैडम, स्कोर 3 है, 3 है, सिकल सेल का स्कोर 3 बनता है। और इसमें जो है श्योर? ना वो प्रोफाइल, जी मैडम, प्रोफाइलेक्टिक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फ्रॉम 28 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी टिल टर्म। एक मिनट। ट्वेंटी एट वीक से देंगे, पहले नहीं देंगे, पहले आप सिर्फ एस्पिरिन देंगे, सही है। हाँ, और मैडम इसमें एक और बात भी लिखी है कि अगर पेशेंट इज इफ वी डिसाइड इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन फॉर द पेशेंट देन हर स्कोर विल बिकम 4, हाँ और फिर वी विल कंटिन्यू द थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस टिल 6 वीक्स। हाँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर पलवशा। जी डॉक्टर सुंबल, वालेकुम सलाम। डॉक्टर पलवशा, इसमें ये नहीं मेंशन गाइडलाइंस में कि जब पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट होगा तो आपने तब देनी है, पोस्टमार्टम तो आपने देनी ही देनी है सिकल सेल डिजीज में, लेकिन पेशेंट क्या इसमें ये भी मेंशन है कि आपने अगर हॉस्पिटल जब एडमिशंस हैं। एडमिट हो जाएगी ना तब लो मोलिकुलर वेट हेपरिन इंडिकेटेड हो जाएगी, हॉस्पिटल हाँ एडमिशन जी, इज द उसमें, लेकिन अगर वो इंडिकेशन। अगर हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं है तो फिर हाँ, नहीं देनी फिर है। आप नहीं देंगी, फिर आप 28 वीक से ही देंगी। हाँ जी, और जब तक वो हॉस्पिटल एडमिशंस है फिर ही तब तक देनी है, देंगी वरना नहीं बस। देनी हाँ है। हाँ। इसके मैम वो अलावा भी जो तो हादिया एडमिशन ने, है, की वाली चीज है। हाँ हादिया बोलो। उसमें ये मेंशन है हाँ। ना ड्यूरिंग हॉस्पिटल यस एडमिशंस, ये यस, लिखा हुआ है ऐसे लाइन में। जी जी ऐसा ही है। तो आपको ये तीन इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। इसके अलावा किसी की स्प्लीनेक्टमी हुई हो, ठीक है, अकेली स्प्लीनेक्टमी हुई हो, तो फिर आप, जब एक चीज होती है ना स्प्लीनेक्टमी या फिर प्लेटलेट काउंट उसके 600 से ज्यादा है, मतलब 6 लाख से ज्यादा है, इन दोनों में से अगर दोनों चीजें प्रेजेंट है पेशेंट में, उसकी स्प्लीनेक्टमी भी हुई है, उसकी प्लेटलेट काउंट भी ज्यादा है 6 लाख तक, तो आप दोनों चीजें देंगी। आप एस्पिरिन के साथ लो मोलिकुलर वेट हेपरिन ऐड कर देंगी, क्योंकि एस्पिरिन तो वो ऑलरेडी ले ही रही थी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज होगी, आइदर स्प्लीनेक्टमी, आइदर प्लेटलेट काउंट मोर देन 6 lakhs, तो फिर आप एक ही चीज दोगी और वो एस्पिरिन। ये बात समझ में आ गई? हाँ मैडम, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, एडमिटेड पेशेंट एंटीनेटली विद जो है वो स्कोर 3 शुड बी गिवन प्रोफाइलेक्टिक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फ्रॉम 28 वीक्स टिल टर्म। ये लास्ट एग्जाम का सिनेरियो था आसिया, जो मैंने आपसे करवाया था सिकल सेल डिजीज का। जी मैडम, थैंक यू। लेकिन मेरा अब आपको जो है ना वो तहे दिल से मशवरा है, चीजें ऑर्गेनाइज करके चलो, अपना टाइम खुद मैनेज करो। टाइम आपसे कोई मैनेज नहीं करवा सकता बट यू। कोई आपके लिए टाइम मैनेज नहीं करेगा, आपको सारी चीजें गाइड कर दी जाएंगी। टाइम आपका मैनेज नहीं हो पाएगा किसी से भी, वो आप ही करेंगे, ठीक है? जी मैडम, ये तो मैंने आज सिर्फ ऐसी, मैं सॉरी कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया आज। मैंने शुरू में जो था वो आज सुबह में वो निकाली थी, क्या कहते हैं, इसकी अनीमिया की जो है वो एसओजीपी की गाइडलाइन। तो ये मैंने गाइडलाइन पढ़ तो ली थी, लेकिन मैं इसके पॉइंट्स नहीं बना पाई थी, इसलिए मैं इतना हैपजर्ड हुई हुई थी। फिर आपने मुझे सिनेरियो दिया तो फिर मैंने बहरहाल हिम्मत की, मैंने कहा मैं बोलती हूँ जितना मैंने पढ़ा है सारा वो करके, तो इसलिए मैं सोच सोच के बोल रही थी और मेरा But ऑर्गेनाइज नहीं again, हुआ हुआ if था। you don't know इसको the तो अभी मुझे, management, then again your history time management is very bad. मैनेजमेंट को छोड़ दो अभी, हिस्ट्री ने मुझे ज्यादा जो है ना वो डराया है। हाँ मैडम, हिस्ट्री बहुत बार बार, मैडम मुझे बस यही है कि मैं रिकॉर्ड करके भी कर रही हूँ अभी टाइमर से, और मजीद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चलें, बोलने की जरूरत है बार बार। नेक्स्ट कौन है?
कौन है? डॉक्टर परवश एक बात पूछनी थी आपसे। मुझे जो ये जो हम लोग आयरन के लिए यूज करते हैं ओरल आयरन थेरेपी में आयरन फेरस सल्फोड को प्रेफर करते हैं और फेरस फ्यूमेरेट को, तो इसकी जो है वो प्रोफाइलेक्टिक और थेरेप्टिक डोज बता दीजिए ओरल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। यार सब ट्राइमेस्टर में सेम है जो आपकी, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 65 मैडम आप की है ना, मैसेज मैं कर देख के दीजिएगा, बता मैडम दूंगी। आप मैसेज, हाँ हाँ मैडम मैसेज कर दीजिएगा। मुझे ना ये मैंने उससे देख रही थी गूगल से, लेकिन गूगल में भी ना वेरिएबल फिगर्स दी हुई हैं, तो मैं स्टैंडर्ड आप मुझे मैसेज नहीं करके नहीं, प्लीज बता गूगल दीजिए। को छोड़ो, तुम एसओजीबी वाली थेराप्यूटिक और प्रोफाइलेक्टिक करो ना, मैंने लिखी हुई है कहीं। मैडम I'm very एसओजीपी bad with वाले तो ये numbers. उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया हुआ है ना, जो हम इंजेक्टेबल आयरन देते हैं पेरेंटल, उसको उन्होंने गेंजनी फार्मूला से बताया हुआ है ना नहीं कि नहीं, उसको आप ओरल की इंजेक्टेबल। बात करी हो ना? हाँ मैं ओरल की बात कर रही हूँ। ओरल की बात करी हो, रुको मैं देख के बताती हूँ। मैडम ज्यादा मैं बता डिफरेंस दूं। नहीं है। हाँ जी बताओ। मैडम मैं बता दूं। मैडम वो हाँ वो जो नीचे किसी ने लिखा भी है डॉक्टर जैनब ने, बस मैडम ये 100 और 200 माइक्रोग्राम ना वो है हाँ थेराप्यूटिक है। जब 2 वीक ये के बाद पेशेंट ये की ना ब्रिटिश ठीक होती है गाइडलाइन में नेचुरली लिखी हुई है। उसके बाद मैडम मुझे समझ में नहीं आई मैडम, ये सही से दोबारा से बताइएगा। किसने बताई है? डॉक्टर 100? आसिया नॉर्मल पेशेंट हमारे पास मैं आएगी बताने ना, लगी थी ना। ठीक हाँ है जी तो मैं मैं बात, बताने हाँ लगी थी डॉक्टर। जी जी। मैं कह रही थी 100 to 200 जो होती है ना एलिमेंटल आयरन, वो हम देते हैं उसको पेशेंट को थेराप्यूटिक के थेराप्यूटिक, लिए। हाँ। उसके बाद हम चेक चेक करते हैं 2 वीक के 2 to 3 वीक बाद, अगर पेशेंट की 0.8 ग्राम पर वीक के हिसाब से इंक्रीज हो रही हो तो इसका मतलब है कि हमारी डोज ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को तो उसके लिए प्रोफिलैक्टिक के लिए, उसमें प्रोफाइलेक्टिक। 60 माइक्रो वो होती है 60 मिलीग्राम होती है मैडम ये नहीं एलिमेंटल आयरन। और मैडम शाजिया थेरेप्टिक जो खटक में फॉर्मुलेशंस लिखी हुई हैं कि कौन सी वाली में कितनी कितनी है, तो उस हिसाब से आप जी बीवी डोज मैडम। दे दो, डबल कर दो। मैडम वो तो मुझे मिल गई थी, वो तो मुझे मिल गई थी, लेकिन थेरेप्टिक जो है वो 100 अपर लिमिट थेरेप्टिक की 200 mg है ना, 200 mg पर डे। हाँ डॉक्टर आसिया अगला ये जो केस, डॉक्टर जैनब ने लिखी है ना ठीक लिखी है, ये बिल्कुल ठीक है, यही डोज है। प्लीज अगला केस करने, मेरे बच्चे आने वाले हैं। कौन कर रहा है अगला केस? जल्दी करो। मैं सिकल करूं सेल के डॉक्टर लिए। परवीशा? अस्सलाम सना वालेकुम। कौन बोल रहा है? सना, मैं सना। ओके सना। सना के अलावा कोई ऐसा जिसने कल और परसों प्रेजेंट ना किया हो? लास्ट 2 क्लासेस में जिसने प्रेजेंट नहीं किया? एनीबडी? फिर मैं सना से करवा लूंगी। मैडम मैं कल प्रेजेंट करूंगी आपको। डॉक्टर फातिमा। डॉक्टर कुलसूम, जी मैम। हैंड रेज नहीं करें, बोले मुझे बताएं। करेंगी आप? करना जी चाह जी मैं रही कर हैं? लेती हूँ। थैलेसीमिया की प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग है ना? वो तो आप डॉक्टर स्टार्ट करो ना परवीशा पूरा। सॉरी हाँ मैं जी। बात काट रही हूँ। डॉक्टर वो कुरत ने कहा है जो न्यू लोग हैं वो शाम में प्रेजेंट करेंगे, जो पुराने हैं वो इस टाइम करेंगे। न्यू कौन सी है ये? नए बैच की है? नहीं नहीं जी मैं जी। न्यू नहीं हूँ। थर्ड अटेम्प्ट है, अल्लाह की बंदी। अच्छा, इजी इजी। एक डॉक्टर मंसूरा थी जिन्होंने मुझे डीएम किया था। इज शी हेयर? नो शी इज नॉट हेयर। ठीक है डॉक्टर कुलसुम, आपने अभी तक मैडम मैं करूं अरूज? शाबाश है। कल करिएगा अब आप। चलो ठीक। ठीक है कल करिएगा। अरूज जी ठीक है। और रोज फातिमा एंड सना, ये 3 है अब। उसके बाद फिर दोबारा से लूप चलेगा। चलो अब जल्दी जल्दी से इसको पढ़ो और काउंसलिंग करो। किसकी करोगे तुम काउंसलिंग? मेरी ही कर दो चलो, नहीं हो दोबारा। थैलेसीमिया की है ना? हाँ। आपने वो जो सिनेरियो पहले शुरू में दिखाया था डॉक्टर पलवशा, वो अभी नहीं सामने आ रहा। क्या अगर आप स्क्रीन दोबारा शेयर नहीं हो निकाल। रही? नहीं 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 शेयर हो रही, वो सिकल सेल की है सामने। मेरे पास तो स्टेशन 2 है मेरी स्क्रीन पे। मुझे लगता है मैडम ये डॉक्टर आसिया ने तो नहीं कुछ शेयर किया था स्क्रीन पे, नहीं मैंने किया उनसे नहीं था। पूछे। मैडम ये मैडम गाइडलाइन खुली हुई है, आप चेंज गाइडलाइन कीजिए। खुली हुई है। अभी तक गाइडलाइन खुली हुई है? जी ओ मैडम, ओके। मैडम स्क्रीन चेंज करें। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन चेंज कैसे करते हैं? क्या बता दिया तुमने मुझे? स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं बाबा? रुको मैं दोबारा करती हूँ। सॉरी मैं बहुत निकम्मी हूँ, मुझे चेंज नहीं करने आता। हो गई है मैडम चेंज, अब आप नई वाली लगाएं। हाँ बताओ हो रही?
जी जी कसर आ रहा, हो जाएगी बस एक सेकंड में। ओके। अब आ गया है, अब स्टेशन आ रहा है, शो हो रहा है। जी कुलसुम। ठीक है, स्टार्ट करूं? हाँ जी, रुको टाइम लगा दूँ, चलो स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कुलसूम है और आज आप मेरे पास प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आई हैं। साइमा, आपकी 24 साल उम्र है और आपको थैलेसीमिया की बीमारी है और आप हमल चाह रही है। इससे पहले आप मशवरे के लिए आई हैं, क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब दुरुस्त है। अच्छा, मुझे ये बताएं साइमा कि ये जो आपको बीमारी डायग्नोस हुई थी ये कब हुई थी और कैसी हुई थी? डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो खून की कमी रहती होती थी, तो एक बार तो खून भी लगवाना पड़ा था, तो फिर डॉक्टर्स ने ऐसे मेरा टेस्ट करवाया, तकरीबन कोई मैं 19-20 साल की थी तब। तो तब उन्होंने ये टेस्ट करवाए। आयरन मेरा पूरा होता था लेकिन फिर भी जो है ना टेस्ट में मसला होता था। डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट करा लो, तो फिर टेस्ट कराया तो ये बीमारी जो है ना सामने आई, थैलेसीमिया की। अच्छा, आप रेगुलर अपने डॉक्टर्स को चेक करवाती हैं और आपने अभी आखिरी बार कब चेक करवाया अपने डॉक्टर को? डॉक्टर मैंने कोई 3 महीने पहले ही चेक करवाया है अपने डॉक्टर को। कभी आप अस्पताल में दाखिल हुई हैं? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आखिरी बार आपकी पीरियड्स कब आए हैं? डॉक्टर साहब अभी मुझे 2 हफ्ते पहले आए थे। अच्छा, और कोई वक्फे का तरीका तो इस्तेमाल नहीं कर रही? नहीं अभी तो मैं नहीं कर रही, लेकिन मैं प्लान कर रही हूँ प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने तो कहा कि कर लो तुम, तो अब मैं प्रेगनेंसी के लिए जो है ना वो कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, डॉक्टर ने ठीक इजाजत है। दे दी मुझे। ठीक है साइमा, आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमल से पहले मेरे पास आई हैं। इसलिए मैं आपको कुछ मालूमात दूंगी। सबसे पहले तो हम आपकी जो ये चेकअप है ना, ये हम डॉक्टरों की टीम मिलके करेंगे, ठीक है? जिसमें ठीक है। हम हेमाटोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा हम फिजिशियन को भी इन्वॉल्व करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे। और आपके ना सबसे पहले मैं कुछ टेस्ट करवाऊंगी। मैं चेक करूंगी कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, ठीक है? क्या टेस्ट कराएंगे तब आप मेरे? सबसे पहले मैं आपको चेक करूंगी, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ के लिए मैं चेक करूंगी। इसमें हम सिर्फ फ्रक्टोजामाइन कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं, जो कि 300 मिलीमोल से कम होना, नैनोमोल से कम होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपके पिछले 3 महीने में नहीं हुआ तो हम आपका ये टेस्ट करवाएंगे। इसके अलावा थायराइड के टेस्ट करूंगी और दिल के टेस्ट करवाऊंगी। दिल के लिए ईसीजी, इको और एमआरआई चेक करूंगी। और इसके अलावा लिवर का स्कैन करवाऊंगी और बोन डेंसिटी चेक करूंगी, ठीक है? और रेड सेल ठीक है। एंटीबॉडीज चेक करूंगी। उसके बाद अभी अगर आप कोई दवाइयाँ ले रही हैं तो आप मुझे उसके बारे में भी बताएं कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी दवाई जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह है तो हम 3 महीने पहले बंद कर देंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस टाइम आप कोई दवाई ले रही है कि नहीं ले रही? नहीं 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 डॉक्टर, मैं कोई दवाई नहीं ले रही। अच्छा, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि साइमा, मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड का ये टेस्ट कभी हुआ है कि स्क्रीनिंग हुई है उनकी? क्या उनको भी ये बीमारी है कि नहीं है? मेरे हस्बैंड के टेस्ट नहीं हुए डॉक्टर, करवाएंगी आप अब? जी जी, आपके हस्बैंड के टेस्ट मैं करवाऊंगी। अगर उनका भी कैरियर आ जाता है ना तो उसके बाद हम आपको जेनेटिक काउंसलिंग के पास भेजेंगे, ठीक है? वो काउंसलर आपको बताएगा कि इससे पहले कि आपके बच्चे में ये बीमारी ना हो, हमल से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जिसको प्री जेनेटिक डायग्नोसिस कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है? आईवीएफ या एक्सरे के थ्रू फिर आप कंसीव करेंगे और उससे पहले हम उसमें तशखीस करेंगे कि बच्चे में ये ना हो। इसके अलावा पार्टनर के टेस्टिंग के बाद हम आपके कुछ वैक्सीनेशंस करवाएंगे, जिसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम चेक करेंगे, हेपेटाइटिस सी का स्टेटस चेक करेंगे और इसके अलावा नीमोकोकल के डॉक्टर वैक्सीन है, ये तो इन्फ्लुएंजा। वैक्सीनें तो मेरी हुई हुई है, मैंने करवाई हुई है सारी जो आप अच्छा, आपके बता। आखिरी 1 साल में हुए हुए इन्फ्लुएंजा के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हुई हुई है। नीमोकोकल की भी हुए हुए हैं? फोकस भी लगी हुई है मुझे। अच्छा, आपको स्प्लीनेक्टमी तो नहीं हुई है आपकी? वो क्या होता है डॉक्टर? आपका इस ऑपरेशन तो नहीं हुआ जिसमें आपका स्प्लीन निकला वो? स्प्लीन क्या होता है डॉक्टर? क्या कह रहे हैं, समझ स्प्लीन नहीं को आई क्या मुझे। कहते हैं इसको? पित्ता। नहीं नहीं पित्ता। ऐसा कोई नहीं, मेरा कोई ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम ना आपको अभी से है हमल के 3 महीने पहले से अगर आपके सारे टेस्ट ठीक आ गए, डायबिटीज़ आप में ना हुई, थायराइड भी आपकी ठीक आ गई, लिवर के टेस्ट भी सही हुए, तो उसमें हम आपके ना कुछ फोलिक एसिड 3 महीने पहले स्टार्ट करवा लेंगे 5 मिलीग्राम, और ये आपने हमल के दौरान भी लेनी होगी। इसके अलावा अगर आप सूटेबल नहीं है तो हम आपको कुछ कॉन्ट्रसेप्शन स्टार्ट करवाएंगे, ठीक ओके, है? आई एम गिविंग और यू आप ऑल द फाइंडिंग्स ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस, देन यू काउंसलिंग, ठीक है?
ठीक है। genetic testing of husband, he is normal, he is not a carrier of thalassemia. Her hemoglobin is 9 at this time, and serum fructose is not done, and I don't have this. इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे. Thyroid function test is normal. Echo, ECG, cardiac MRI, all are normal, and hepatitis B C screening is negative. Ultrasound is normal, and red cell और लिवर antibodies are not done. लिवर आयरन Normal, less than 7 mg. Dry weight. ठीक है। और T2 कार्डियक MRI Normal, everything is normal. ठीक No है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसके अलावा हम अब आपको ना हमल की इजाज़त देंगे इसमें, लेकिन इससे पहले हम आपके 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है? और इसके बाद जो है जैसे कि ये बीमारी है थैलेसीमिया के, इसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर ये सही तरह ट्रीट ना की जाए तो माँ पे भी कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं और बच्चे पे भी। माँ पे जैसे आपको खून की कमी मज़ीद हो सकती है, जैसे भी आपकी खून की कमी है तो इसमें हम ट्रांसफ्यूज़न आपको करेंगे, ठीक है? अभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका 8 से कम हो जाता है तो फिर हम आपका इस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन आपको हो सकती है, हाइपोथायराइडिज़्म हो सकता है, लिवर की डिजीज़ेज़ हो सकती है, और इसके अलावा आपके खून जमने की बीमारी भी हो सकती है डॉक्टर और ब्लड साहब, ये प्रेशर का मसला बीमारी हो इतनी सकता है। सीरियस है जो आप मुझे इतने सारे मसले बता लेकिन रहे ये हैं? कंट्रोल ना हुई तो तब, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो तब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं माँ पे भी और बच्चे पे भी, अच्छा, ठीक सही. है? माँ पे डॉक्टर, मैं इफ़ेक्ट प्रेग्नेंट तो हो जाऊंगी ना? मैंने सुना है जी, कि जी, आप इस बीमारी वाले लोग जो हैं प्रेग्नेंट नहीं होते. मेजर वाले नहीं होते, कैरियर वाले हो जाते हैं। अच्छा, सही. मेजर वालों को मसला होता है। ठीक है डॉक्टर इसके साहब, मेरे अलावा बच्चे को क्या मसला हो सकता है? बच्चा वक़्त से पहले हो सकता है, ठीक है? बच्चा कमज़ोर हो सकता है, और इसके अलावा अगर आपकी तबीयत ज़्यादा हुई तो वक़्त से पहले डिलीवरी करनी पड़ सकती है। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि हम डॉक्टरों की टीम मिल के आपका इलाज करेंगे, और आपके जो एंटीनेटल केयर होगा ना वो कंसल्टेंट लेड यूनिट में होगा, जिसमें ये फ़िज़िशियन भी इन्वॉल्व होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगे, न्यूनेटोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट होंगे। हम आपको हर महीने बुलाएँगे 28 हफ़्ते तक, फिर उसके बाद हम आपको 2 हफ़्ते के बाद बुलाएँगे, और इसके बाद आपको फोलिक एसिड थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्सिस भी देंगे, और 12 हफ्ते से हम आपके एस्पिरिन स्टार्ट करवाएँगे, ठीक है? और एंटीबायोटिक इसके क्यों अलावा लेंगे डॉक्टर साहब? मैंने तो सुना है कोई इन्फेक्शन हो तो फिर एंटीबायोटिक देते हैं, ऐसे काम का तो नहीं लेनी चाहिए. प्रोफाइलैक्सिस इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कौन सी एंटीबायोटिक लेंगी डॉक्टर आप मुझे? इसमें पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे एलर्जी हो तो एरिथ्रोमाइसिन हम डॉक्टर साहब, देंगे फिर सब आपको। सब सब मरीजों को देती हैं आप ये? नहीं, जिनके सॉरी, आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ, जिनकी स्प्लेनेक्टमी हुई हो तो हम्म, हम उन पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है. अच्छा. ठीक। अच्छा, 12 हफ्ते से फिर हम आपके ना एस्पिरिन स्टार्ट करवाएँगे, ठीक है? इसके अलावा एक वायबिलिटी स्कैन करेंगे बच्चे का चेक करने के लिए, कि 7 से 9 हफ्ते पे। फिर इसके अलावा उसी टाइम हम आपके मेडिकेशंस में रिव्यू करवाऊँगी कि आप कौन-कौन सी दवाई ले रही हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक करूँगी मैं तो कोई और दवाई नहीं यूरिन ले रही डॉक्टर साहब, आप ही मुझे दवाइयाँ शुरू कराएंगी. मैंने बताया ना, मैं कोई दवा नहीं ले रही. स्टेप मेडिकेशन हम आपके 7 से 9 हफ्ते पे स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है? फॉलिक एसिड है और 12 हफ्ते पे एस्पिरिन है। फिर इसके अलावा आपके कुछ टेस्ट करवाएँगे जिसमें बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होंगे, और जो स्पेसिफिक है उसमें हम यूरिन कल्चर भी करेंगे, ठीक है? और फिर इसके बाद हम आपको 11 से 14 हफ्ते पे दोबारा बुलाएँगे, जिसमें हम आपके बच्चे का एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है? और हर 4 हफ्ते के बाद हम आपको बुलाएँगे, जिसमें हम आपके यूरिन कल्चर चेक करेंगे, क्योंकि इसमें पेशाब का इन्फेक्शन बहुत होने के चांसेस होते हैं। और हर 4 हफ्ते के बाद हम आपका सीरम फ्रुक्टोज़ामीन कंसंट्रेशन चेक करेंगे, ताकि आपको शुगर तो नहीं डेवलप हो रही, ठीक है? इसके अलावा आपके हर महीने के बाद आपके हर मही शुरू में आपके कार्डियक असेसमेंट होगी, और फिर आपकी 28वें हफ्ते पे दोबारा होगी, जिसमें हम इको चेक करवाएँगे। डॉक्टर, ये शुगर अगर का आपका टेस्ट एचबी आप हर बार बुलाएंगी, हर बार करवाएंगी मेरा? ये हम आपका शुरू में करवाएँगे और फिर 24 और 28 वीक पे करवाएँगे। अच्छा. और इसके अलावा अगर आपका खून जो है ना 10.9 से कम होता है तो हम आपका 10 से कम होता है तो हम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाएँगे। और डॉक्टर, मेरी इसके डिलीवरी अला कैसे कराएंगी? मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी?
जी, जी, डिलीवरी आपकी हो जाएगी, कंसल्टेंट लेड यूनिट में होगी, ठीक है? जिसमें हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर मौजूद होगी, जिसमें एनेस्थेटिस्ट होंगे, हेमेटोलॉजिस्ट होंगे और सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन होगा। इसके अलावा आपको ना हम आईवी डिस्फेरोक्सामिन 2 ग्राम 24 आवर्स के लिए आईवी देंगे और बच्चे की ना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी और थर्ड स्टेज को हम एक्टिवली मैनेज करेंगे। इसके बाद आप ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। जैसे ही आपके ये आयरन की इन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी तो हम आपको दोबारा ये रीस्टार्ट करवा लेंगे। इसके अलावा आपको ये थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस करेंगे। अगर आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है तो हम 7 दिन के लिए देंगे। अगर आपका ऑपरेशन हो जाता है तो हम 6 हफ्ते के लिए देंगे, ठीक है? और न्यूनेटोलॉजी बच्चे का भी चेकअप होगा जो कि न्यूनेटोलॉजिस्ट असेसमेंट उनकी करेंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। इसके अलावा आपने कुछ पूछना है? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं पूछना। ऑलराइट डॉक्टर कुलसुम, आपकी टाइम मैनेजमेंट तो सही थी। 10 मिनट में कुछ ही सेकंड्स हैं, आपने अपना स्टेशन पूरा कर लिया। ओके, यू स्टार्टेड विथ हिस्ट्री। थैलासीमिया की पेशेंट हिस्ट्री पर सबसे पहले आते हैं। आपने डायग्नोसिस का पूछ लिया और आपने कॉम्प्लिकेशंस पूछी थी, एंड ऑर्गन असेसमेंट की थी पेशेंट की हिस्ट्री में। जी, करवाई थी नहीं, थायराइड और ये कार्डियक की सारी एंड ऑर्गन आस्किंग असेसमेंट अबाउट के लिए करवाए हिस्ट्री थे। चंदा, हिस्ट्री हिस्ट्री तो हिस्ट्री में नहीं पूछा था, बस टेस्ट का बता दिया कि ये टेस्ट हिस्ट्री इज वेरी करवाएंगे। इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में आपने कॉम्प्लिकेशन पहले मैंने बताई है बातें सारी, कि आप हिस्ट्री में भी जरूर पूछेंगे, ठीक है ना? हस्बैंड का स्टेटस आपने पूछा था, और कॉम्प्लिकेशन जितनी भी सैलस देखो, इट्स बीन कितने ईयर, उसने बोला 19-20 साल, तो इट्स बीन 5 ईयर, 4 to 5 ईयर शी इज बीन डायग्नोज्ड विद दिस डिजीज, ठीक है? अब तक उसको कोई थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हुई, और उसने आपको एक हिंट दिया कि मुझे एक बार खून लगवाना पड़ गया था, तो फिर जो है मेरे ये टेस्ट हुए थे और ये मेरी जो है ना ये डिजीज पता चली। तो आपने नहीं पूछा उसके बाद आपको खून लगा, आप उसके बाद आपको खून की कमी हुई, अब तक आपको खून लगवाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, आपको खून तो नहीं लगते? डिड यू आस्क अबाउट इट? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नहीं पूछा था, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन का पूछा था, तो वही से मुझे आइडिया हो गया था कि इसको दोबारा जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई होगी। नो, आपको ब्लड हॉस्पिटल, ट्रांसफ्यूजन का ये पूछना है। ठीक है। ये चीजें आपको पूछनी है कि पेशेंट को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज तो नहीं होते। इसका मतलब है कि ये आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी मिल सकती है आगे चल के, अगर उसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज होते हैं, वो एनीमिक रहती है तो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिजिशियन रिव्यू आपने पूछा, और ऑप्टिमाइज की उसकी सारी चीजें, सर्जरी का भी आपने पूछ लिया, एंड कोई ड्रग नहीं लेती, बाकी सारी आपने जो है ना वैक्सीनेशन, हर चीज आपने सारी चीजें पूछ ली आपने। आपकी हिस्ट्री पूरी हो गई। फिर आ जाते हैं हम आपकी इन्वेस्टिगेशंस पर। आपकी इन्वेस्टिगेशंस जो है, अच्छा थोड़ा सा मुआयना भी कर लेती यार। खैर, सही है। प्री बस ऐसे प्रेगनेंसी में मुआयना टच करो चीजों को, हाँ थोड़ा सा मुआयना टच करो। और उसके बाद जो है आपकी इन्वेस्टिगेशंस, आपने ना मुझसे, शी इज एट द प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक ना, फॉर द प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, उसकी डायबिटीज को चेक करने के लिए आपने मुझसे सीरम फ्रक्टोज पूछा, सीरम फ्रक्टोज लेवल्स पूछे फ्रक्टोजामाइन के। वाई? इसमें ये हेमोडायलिशन हो जाती है ना, तो इसमें इज शी HbA1c प्रेग्नेंट नाउ? रिलायबल नहीं होता। चंदा, इज शी प्रेग्नेंट नाउ? नहीं, इसमें इन्होंने ये जिक्र किया हुआ था कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं ना, प्रेगनेंसी में नहीं वैसे भी इनका जो रिलायबल टेस्ट है ना, वो सीरम फ्रुक्टोजामाइन कंसंट्रेशन आपने लेनी होती है, जो कि लेस देन 300 तक होना चाहिए प्री जितना प्रेगनेंसी में। जितना मुझे याद पड़ता है ना, हम प्रेगनेंसी में ओजीटीटी की जगह इसका फ्रक्टोजामाइन कराते हैं। प्री प्रेगनेंसी आप आराम से करवा सकते हो ओजीटीटी। मैडम मैं कुछ ऐड करूं? हाँ जी। मैडम वही इसमें ना इस तरह से है कि आपने प्री प्रेगनेंसी HbA1c, भी ना उसका हाँ बताओ HbA1c के बताओ। बारे में है, और सीरम फ्रुक्टोसामिन की आपकी HbA1c लेस देन 43 होनी चाहिए, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू लेस देन 300 मिलीग्राम ऑफ सीरम फ्रुक्टोसामिन, जो आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे हम सिकल सेल में याद रखते हैं ना कि हर विजिट पे हमने MSU कराना है, इसमें वो कहते हैं कि आप मंथली उसकी असेसमेंट करें सीरम फ्रुक्टोसामिन से। एक मिनट हाँ, मुझे ये बस ये कंफर्म करने दो कि प्री प्रेगनेंसी भी सीरम फ्रक्टोजामाइन से करते हैं, क्योंकि मुझे यही मेमोरी बैठी हुई है कि HbA1c से भी पहले करते हैं। ओजीटीटी कराते। हाँ
जी, जी, एच यही बी मेंशन बहुत है, सही। गाइडलाइन हाँ मैंने भी जी। खोल के देखी ना, तो यही है कि इसमें ना प्री प्रेगनेंसी आपने करवाना है, और जो मंथली है ना सीरम फ्रुक्टोजामिन, आपने कहा था कि मंथली, तो फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी थी कि शायद मैंने गलत बोल दिया। वो भी लिखा हुआ है कि आपने मंथली करवाना है। एक मिनट, मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि जैसे बस मैं सिकल सेल में कंफर्म कर, एमएस कराते रहना ना हर महीने, इसमें ये कराते रहना। हाँ सही कह रही हो, या HbA1c कराओ या फ्रक्टोजामाइन करवाओ, लेकिन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की भी बात कर रहा है। खैर इसको मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताऊंगी, क्योंकि इन्होंने GTT भी मांगी हुई है, GTT भी करवाई हुई है सिनेरियो में, दोनों चीजें ही अच्छा, यहाँ नॉर्मल पे हुई लाइन लिखी हुई है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, वुमेन विद एस्टेब्लिश्ड डायबिटीज mellitus शुड आइडली हैव सीरम फ्रुक्टोजामिन कंसंट्रेशन। ये जो एस्टेब्लिश्ड डायबिटीज है ना, उसमें हैं। उन्होंने कहा हुआ है, इसका जिक्र किया हुआ है। थोड़ी सी और दिस इसमें इज मैं इक्विवेलेंट। और डिग आउट कर लूं, फिर मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ कि पहले यही करवाने हैं या पहले आप HbA1c या GTT करवा सकते हैं। सही है ना, इसको हम बाद में कंफर्म करके मैं आपको शेयर कर दूंगी रेफरेंस। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर पलवशा, ठीक इसको है, आगे कर ले। अच्छा, चलें आगे क्या रह गया फिर आपका, हस्बैंड का भी आपको सारे टेस्ट दे दिए गए। इसमें बस मुझे कुलसुम आपने बहुत अच्छी मैनेज की। पहली चीज बस मुझे ये बतानी है कि आपने मेडिकल जॉगरन बहुत ज्यादा यूज किए। आप ये आपने स्प्लीनेक्टमी और ये सारी चीजें पूछी, तो आप अपना जो है ना थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज पेशेंट के साथ यूज करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे, मतलब समझ रही हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपने सारी चीजें जो है ना उसको अंग्रेजी में पेशेंट को डिलीवर की हैं। तो इस पे जी, अगर जी। कंटिन्यू करोगी ना ये सारी पूरे सिनेरियो में, तो हो सकता है आपके एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो इससे। कुछ वर्ड्स कोई कोई से अगर यूज कर लेती हो तो इट डजंट बोदर देम। ठीक है, फ्लो में जैसे निकल सही। जाती हैं चीजें। और सबसे जो अच्छी चीज थी, इम्पोर्टेंट थी, आपने इसके सारी इसको अच्छे से मैनेज किया, हर हर चीज वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छी की। आपने टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था। बस मुझे एक चीज ऐड करानी है, जब मैंने आपको उसकी सारी रिपोर्टें दे दी, मैंने आपको बोला कि उसका हस्बैंड कैरियर नहीं है, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे, फिर आपने काउंसलिंग शुरू की मेरी। आपको नहीं लगता आपको पहले ये रिपोर्टें मुझे बतानी थी कि सारा मुझे आपकी रिपोर्टें मिली हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि आपके शोहर का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आया, उनको ये बीमारी नहीं है, और जो है आपके बाकी के भी सारे टेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो जो आप परेशान हो रही हो कि आपके बच्चे में ये चीज जाएगी, या जब उसने पूछा था तुम तब भी इसको इनकॉर्पोरेट कर सकती थी कि मेरे बच्चे को तो नहीं मसला कुछ होगा, तो आप बताती कि नहीं परेशान नहीं हो, देखिए ये सारे आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक है, तो आपके इस बच्चे को में ये डिजीज नहीं जाएगी। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप पेशेंट को ये बताती, उसकी रिपोर्टें बताती, एंड ऑर्गन इवेलुएशन का रिजल्ट बताती, ये बताती सबसे इम्पोर्टेंट कि उसके मियाँ में ये नहीं है बीमारी। सही। समझ आई? जी, जी, आ गई है। बस वो उसको थोड़ा-सा करना था ना कि माँ और वही तो देखो ना, माँ-बाप दोनों में हो तो कितना रिस्क है, हाँ माँ-बाप में जब नहीं हो तो वो उसको थोड़ा-सा जब ये एक्सप्लेन कर चीज एक देना था। कंसर्न है, एक मोरूसी बीमारी हम बोलते हैं, और वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में यही चीजें हमने बतानी है। जब मैंने आपको देयर एंड देन रिपोर्ट दी, मैंने रोक के आपको रिपोर्टें दी सारी, फिर तो आपको आगे से काउंसलिंग ऐसे ही करनी थी। आप तो बस मुझे एंटीनेटल मैनेज करने लग गई। मैंने उस वक्त इसलिए नहीं आपसे पूछा कि मैं देखना चाह रही थी शायद आप आगे चल के बताओ, आगे चल के भी ये चीजें डिस्कस कर लो, लेकिन नहीं, आपने थ्रू आउट मुझे बताया ही नहीं कि मेरे मियाँ की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। बल्कि मौका मिले ना तो एक काउंसलिंग में ना जरूर आप छोटी सी पिक्चर ड्रॉ कर दें अपनी ये इनहेरिटेंस को बताने के लिए। हाँ, सही। इससे आप भी कंफर्टेबल हो जाते हो और पेशेंट भी, क्योंकि हमें भी लकीरें मार के ज्यादा अच्छी चीजें याद आती है ना। ठीक है, ठीक है। तो बस आपकी ये दो टीचिंग्स थी इस पूरे स्टेशन में। आपने ओवरऑल हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी ले ली, सारी चीजें कर ली। बस ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि एक मेडिकल जॉगरन यूज मत करो, और ठीक है। जब रिपोर्ट दी जाए और पेशेंट से बात करने के वाला स्टेशन है, तो फिर वो बताना भी है आप। ठीक है ना? ठीक है। ठीक, बाकी सारी चीजें ठीक है। डॉक्टर पलवशा, आपने HbA1c वाली क्या बात किया? सॉरी, वो मेरा मिस हो गया। यार वो इस पे ना कंफ्यूजन है। इस पे जो गाइडलाइन जो मुझे याद है ना अच्छे से, जो मैंने अपने नोट्स में भी लिखी थी, कि आप प्रेगनेंसी में जो है ना आप या HbA1c कराओ
या आप सीरम फ्रक्टोजामाइन कराओ उसको मॉनिटर करने के लिए। और मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि आप प्रेगनेंसी से पहले जो है आप HbA1c और GTT वो करवा सकते हो ना, वो ये हमारी जो रैंडम वाली वो होती है, आप ये करवा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ लड़कियों ने जिन्होंने रिसेंटली गाइडलाइन खोली है उन्होंने बताया कि आप पहले भी यही टेस्ट करवाएंगे, तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस। मैं एक बार पढ़ के पहले कौन से करा सकते हैं और बाद में कौन से कराने, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी तो कंफर्म हो जाएगी चीज, ठीक है। हो सकता है मैं ठीक है, गलत हूँ थैंक क्योंकि यू। मैंने नहीं नहीं, गाइडलाइन ठीक अभी है। न्यू रिवाइज नहीं की। नहीं नहीं ये शेयर एस्टेब्लिश कर है दिए तो मैंने, गाइडलाइन की लाइन शेयर कर दिए मैंने। चलो ठीक है। अब फिर किसी ने बोला था कि जो डायग्नोज्ड हैं, हम एंड जी ऑर्गन जी मैंने असेसमेंट के लिए भी ये यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस मुझे ये चीज कंफर्म करनी है, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। अब थैलेसीमिया में किसी को, अच्छा एक चीज मुझे बतानी है जो अभी इन सिनेरियोज में डिस्कस नहीं हुई। आप जब हिस्ट्री लेते हो ना, स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें ओरिजिन का एक क्वेश्चन है, ओरिजिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके की में ये ओरिजिन का ये चीज हो, क्योंकि गाइडलाइन से वो बनाते हैं। क्योंकि MRCOG के जो सिनेरियोज हैं उसमें जब स्क्रीनिंग होती है ना, तो वो जरूर पूछते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में तो रेनबो नेशंस होती है ना, कहाँ कहाँ से आई हुई होती है, तो उसमें पूछते हैं कि अच्छा आपको पता है कि आपके आबाओ अजदाद कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है सिकल सेल और ये थैलेसीमिया कहाँ किस किस जो है वो जगह पे, एशिया में, अफ्रीका में, कैरेबियन कंट्रीज में, इनमें मेडिटेरेनियन कंट्रीज में ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना। तो वो तो क्योंकि माइग्रेटेड होते हैं और मल्टीपल जगहों से आए हुए होते हैं, तो वहां पे तो ये क्वेश्चन बहुत वैलिड इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो कि आपके आबाओ अजदाद जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से ही बिलोंग करते हैं। तो इससे ना एग्जामिनर को बस यही पता चल जाएगा कि आप ओरिजिन पूछना चाह रही हैं। अगर वो आपको रोक के पूछ लेती हैं कि ये आपने क्यों पूछा, तो फिर आप बोलेंगे मैडम उसकी स्क्रीनिंग में मुझे उसका ओरिजिन जो है वो जानना है कि वो उस हाई रिस्क जगह से तो नहीं बिलोंग करती जहाँ पे ये दी। तो फिर वो जो है ना टेस्ट जरूरी हो जाते हैं उन लोगों के, ठीक है ना, ये पता है ना आप लोगों को। विशा, हाँ जी। हेलो। जी जी। अच्छा, मैंने ना इसमें ये जो फ्रुक्टोजामिन वाली, इसमें वो मैंने एक बात इस पे ऐड करनी थी कि इसमें ना जहाँ पे भी गाइडलाइन में लिखा हुआ है ना, एक्चुअली उन्होंने कहा है ना कि मोस्टली जो थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं उनमें ऑलरेडी डायबिटीज़ इस्टेब्लिश्ड होती है। तो अगर जो इस्टेब्लिश डायबिटीज़ है ना, उसको जैसे हम HbA1c मॉनिटर करते हैं ना, तो अगर हमने वो करना है ना, तो उसकी जगह से हमने ये फ्रुक्टोजामिन वाला टेस्ट करना है। लेकिन अगर हमने डायग्नोज करने के लिए कोई करना है ना, तो वो हम OGTT ही करेंगे। यही तो मेरी कंफ्यूजन थी, लेकिन मैं एक बार रेफरेंस के साथ ये चीज शेयर कर दूंगी ताकि सबकी कंफ्यूजन मैंने क्लियर हो वैसे जाए। गाइडलाइन को ना मतलब 2-3 दफ़ा इसको करके किया था, लेकिन उन्होंने हर जगह यही मेंशन किया हुआ है, यही वाला वर्ड जुमला ना, कि इफ़ एस्टेब्लिश्ड डायबिटीज़ इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, तो HbA1c इज़ नॉट अ रिलायबल टेस्ट, तो देन वी विल गो फॉर द सीरम फ्रुक्टोजामिन। एग्जैक्टली अगर आपको डायग्नोज करना है तो फिर यही तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है। आप ये शेयर कर देना, मैं भी रेफरेंस जो है ना शेयर कर दूंगी ढूंढ के गाइडलाइन का। अगर आपके तो अरीफ करीब पड़ी है तो आप कर दें। गाइडलाइन लाइन लिखी हुई है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में ना कि मतलब मोस्टली जो डायबिटीज़ जो होती है ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है थैलेसीमिया पेशेंट में ड्यू टू पेनक्रियाज में, उसमें उसकी वजह से जी जी आयरन ओवरलोड की वजह से डैमेज की मल्टीफैक्टोरियल इसकी होती है। उसके बाद इसलिए इसमें आपने उसको मॉनिटर करना है, तो हम HbA1c की जगह आप इसको वो करेंगे ताकि वो देखने के लिए कि वो मतलब कंट्रोल्ड है, ताकि हम उसको प्रेगनेंसी अलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल। नहीं डॉक्टर सना, आप कह रही हैं कि अगर आप अभी कह रही हैं कि स्टेब्लिश जो होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी मतलब डायबिटीज होता है थैलेसीमिया वालों में, तो उनमें डायग्नोसिस करने के लिए नहीं मॉनिटरिंग नहीं करना, मॉनिटरिंग के लिए। देखो, आज जब आप टाइप 2 की और या टाइप 1 की हम पेशेंट हमारे पास प्री कंसेप्शन में आती है, तो हम उसका HbA1c करवाते हैं ना, तो वो हाँ। HbA1c इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट, तो इसलिए हम फिर वो सीरम फ्रुक्टोजामिन करवाते हैं। अच्छा, अगर वो पॉजिटिव मतलब 300 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि उनको डायबिटीज है, इसका ये मतलब है? आप लोग ना थोड़ा बेसिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। इसका मतलब है कि अनकंट्रोल, जैसे देखो ना, मैं आपको वो एक सिंपल एक एग्जांपल कह रही हूँ कि जैसे हम टाइप 1 या टाइप 2 वाला पेशेंट हमारे पास जब आता है प्री कंसेप्शन के लिए, तो हम उसका HbA1c देखते हैं ये देखने के लिए कि उसकी डायबिटीज कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, थैंक यू। डायग्नोसिस वाली बात डॉक्टर पलवशानी क्या है वो कंफर्म करेंगी, मॉनिटरिंग के लिए तो श्योर है कि यही है।
ठीक है। चलिए डॉक्टर पिलवाशा आगे चलते हैं। ओके, और कोई प्रॉब्लम थैलेसीमिया में? मैं ओरिजिन की बात कर रही थी, वो वाली बात समझ आ गई। एक सवाल वो जरूर अपनी हिस्ट्री में ऐड कर लेना जब शुरू से लेके चलोगे, स्क्रीनिंग वाली बातें करोगे, ठीक है ना? ठीक हो गया डॉक्टर पिलवाशा। क्योंकि मैंने जो सिनेरियो आपको थैलेसीमिया वाला कराया ना, इस सिनेरियो में दिस पेशेंट वाज ब्रिटिश सिटीजन बट शी बिलोंग्ड फ्रॉम पाकिस्तान, so she was kind of moderate risk। थैलेसीमिया तो हमारे पास भी अच्छा खासा है अब। ये जो आपने बताया डॉक्टर पलवशा कि क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ, तो इसका भी थोड़ा सा क्लियर कर दे कि देखो, इनमें जिसकी थोड़ा सा। डिजीज अनकंट्रोल्ड है ना, थैलेसीमिया वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिनकी मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन चल रही होती है ना आयरन ओवरलोड की वजह से, तो उनको उसकी जो है ना, क्या कहते हैं, ओवुलेशन इफेक्ट होती है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसको मैंने शॉर्ट कर रहा था इस दिस पेशेंट। इसके बाद जो मजीद एग्जामिनर ने आपको देना था ना चीजें, उन्होंने आपको देनी थी कि ये 8 वीक्स पे प्रेग्नेंट होकर आ गई है, एंटीनेटल सुनने के लिए ऑब्वियसली। आगे सिनेरियो ऐसे था कि चलो ये तुमने सारे टेस्ट करवा लिए, इसने ओवुलेशन इंडक्शन पर कंसीव किया है, और अब जो है ना ये प्रेग्नेंट होकर आ गई है, शी इज 8 वीक्स प्रेग्नेंट एंड केम टू यू, अब इसको एंटीनेटली लेकर चलो। उन्होंने इस तरीके से ये सिनेरियो कंप्लीट किया। फर्स्ट हाफ में दे आर आस्किंग फॉर द हिस्ट्री टेकिंग एंड फॉर द काउंसलिंग थिंग्स, ठीक है। फिर जब आपने सारे टेस्ट करवा लिए, उन्होंने आपको फाइंडिंग दी और उन्होंने बोला कि, फिर एग्जामिनर ने इंटरप्ट किया लास्ट मिनट्स में कि ये अब 8 वीक्स पे प्रेग्नेंट होके आ गई है, ओवुलेशन इंडक्शन से इसने कंसीव किया। तो दे मे नीड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, लेकिन दैट डिपेंड्स के वो पेशेंट की डिजीज स्टेटस क्या है। अगर इस पेशेंट को स्टेबल रहती है एंड ऑर्गन डैमेज कोई है ही नहीं, कोई आयरन ओवरलोड का फैक्टर नहीं, तो जरूरत नहीं है कि इसको जरूरत पड़े। हर पेशेंट डिफरेंट है। मैं जिस सिनेरियो की बात कर रही हूँ ना, वो सिनेरियो ऑक्सफोर्ड में था। मैं पेज नंबर आपको बता दूंगी, ऑक्सफोर्ड से इसको कर लेना इस सिनेरियो को, उसमें ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, इसकी की भी दी हुई है बहुत अच्छी सी। और क्या कहते हैं, इसको मैंने जो है ना खुद शॉर्ट किया था, क्योंकि तुम लोगों के मल्टीपल सिनेरियोज करने होते हैं हम लोगों को, तो मैंने छोटा कर दिया था। मैंने बस पूरा वाइवा ही इसी पर ले लिया था कि तुम इसी में एंटीनेटल बता दो। उन्होंने एंटीनेटल पूछने के लिए 8 वीक प्रेग्नेंट किया है इस पेशेंट, एंड शी वाज जस्ट ऑन फॉलिक एसिड, ठीक है। चलो आगे चलो जल्दी से, देर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, स्टेशन नंबर 3 दिख रहा है सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है डॉक्टर पिलवाशा? आ रही है मैम। स्क्रीन दिख रही है? जी जी आ रही है। जी ओके, मैम। ये अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का है। तुम लोग आज बहुत अच्छा पढ़ लिया है, तुम लोगों ने, डॉक्टर पुरत ने माशाल्लाह बहुत अच्छा करा दिया है। तो अब बताओ ये कौन कर रहा है? सना थी ना, सना डॉक्टर आप कर लें सना, फिर कल से जो है जी हम बाकी लड़कियों से करवाएं। ओके मैम। A 32-year-old gravid who presented at 34 week of pregnancy complaining of easy fatigability and the palpitation. Take the relevant history and do examination and manage the patient. I have read I'm Dr. Sana, our exam candidate. I have read the scenario. I'm ready for the structured discussion. As स्ट्रक्चर after नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, हिस्ट्री में अच्छा सही है। इसमें वो मुझे लगा कि शायद वो लिखा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। मैं गैनिक के शोबे से पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपकी गैनिक क्लिनिक में डॉक्टर हूँ। मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र 32 साल है और आपका ये दूसरा हमल है और 34 हफ्ते आप हामला है। आपको पिछले कुछ अरसे से दिल की धड़कन तेज़ होने और जल्दी थकावट होने का मसला हो रहा है। क्या ये मालूमात दुरुस्त हैं? जी डॉक्टर साहब दुरुस्त। आपका नाम जान सकती हूँ मैं, और आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मेरा नाम सारा है डॉक्टर साहब, मैंने इंटर किया।
किया जी, ठीक हो गया आपको। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा इससे पहले कि मैं आपको आपके मसले के बारे में बताऊं मज़ीद, तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी, फिर आपका नर्स की मौजूदगी में मुआयना करूँगी और कुछ टेस्ट भी करवाऊँगी ताकि हम इस मसले के बारे में बेहतर तरीके से बात कर सकें। ठीक है तो मुझे इसमें आपके तावन की ज़रूरत होगी। आप मुझे बताएं कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया और आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी? डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 6 साल हो गए और मुझे माहवारी तो डेट तो सॉरी मुझे याद नहीं है, लेकिन रेगुलर रहते हैं। आपका लेकिन हमल जो है वो मतलब दिनों के मुताबिक है, हाँ जो जी, आपकी हाँ जी, तारीखों के हाँ जी, मुताबिक ही? दिनों के ठीक है। मुताबिक। अ, जी, ठीक हो गया। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि आपने ये जो बताया है कि आपको मसला है कि आप बहुत जल्दी थक जाती हैं और ये आपको दिल की धड़कन थी, मसला कब से हो रहा है? डॉक्टर साहब, ये अभी मुझे हमल के कोई तीसरे महीने से शुरू हो गया था, तीसरे चौथे महीने से। ठीक है। तो आपको घर का काम काज कर लेती हैं या मतलब वो भी करने में मुश्किल होती है? डॉक्टर साहब, करती हूँ लेकिन मतलब थक जाती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, फिर करती हूँ, ऐसे मुश्किल होती है थोड़ी। अच्छा, उसके अलावा इसके साथ आपको सांस तो नहीं चढ़ता? नहीं, सांस नहीं चढ़ता। ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपको सर्दी गर्मी ज़्यादा तो नहीं लगती है? पिछले कुछ अर्से में आपको आपको लगा हो कि पहले ही आपका वज़न की कुछ काम मतलब प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ा हो या कोई कम हुआ हो? नहीं नहीं, सही है। अच्छा। अच्छा, आपको इसके अलावा नीचे पे पेशाब का ज़्यादातर इन्फेक्शन तो नहीं रहता? नहीं अच्छा, आप वैसे खाना मतलब ठीक खाती हैं, सब्जियां फल गोश्त हर इस तरह से ही इस्तेमाल करती हैं? डॉक्टर साहब, जब मिल जाता है तो ले आते हैं, हस्बैंड तो खा लेती हूँ क्योंकि बस पूरे सूरे ही हैं ठीक हम है। लोग, इतना तो नहीं है। अच्छा अच्छा। आपका ये तो नहीं दिल करता है कि आप कच्चे चावल या कोई इस तरह की बर्फ़ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ खाएं? नहीं नहीं। अच्छा, नीचे पखाने वाली जगह पे ख़ारिश तो नहीं होती? घर में और बच्चे हैं और उनमें तो नहीं कुछ ऐसा पेट में कीड़ों वगैरह का मसला तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, घर में मेरा एक बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है, मेरा एक बेटा है। जी, ठीक है। वैसे पानी वगैरह सही उबाल के इस्तेमाल करते हैं? नहीं, नॉर्मल पानी पी लेते हैं, बस जो आता है हल्के का। ठीक हो गया। अच्छा, इसे बताएं कि आपको कभी कोई खून तो नहीं लगा या कोई काले टीके लगे हों? नहीं डॉक्टर साहब, गोलियां जो है ना, मुझे दी थी डॉक्टर ने। शुरू में मैंने ना अपने घर के करीब एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने मुझे ताकत ठीक की गोलियां खाने को दी थी, वो मुझसे खाई नहीं जाती डॉक्टर साहब, मुझे उल्टी होने लग जाती है उससे, अच्छा पेट में गैस हो अच्छा, जाती है। सही है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कभी पखाने में खून आया हो या जिसम किसी और हिस्से में खून आया हो या कोई खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करी हो? नहीं नहीं, कोई दवा मेरे से दवाइयां तो मुझसे खाई ही नहीं जाती डॉक्टर अच्छा, इसके अलावा आपको कोई और ब्लड प्रेशर का मसला या शुगर का मसला या दिल का कोई मसला? साहब। नहीं या- ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके ख़ानदान में तो नहीं किसी को ब्लड प्रेशर शुगर का या दिल का मसला हो? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ या किसी दवाई से एलर्जी हो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। वैसे घर में सब आपके साथ ठीक है सारा, हाँ मतलब जी, हस्बैंड वगैरह ठीक? सब ठीक। चलिए, अब ये जो आपका हमल है इसमें आपने शुरू में जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है वो और टेस्ट करवाए थे और फोलिक एसिड की गोली ली थी? हाँ जी, टेस्ट भी कराए थे और कमी आई थी खून की, डॉक्टर ने मुझे जो है वो दे दी थी, आयरन की आपने उसके लिए गोलियां दी थी। आपने आयरन की गोली खाई थी और आपको उल्टी आती थी वो अपनी हाँ, मतलब मैंने छोड़ सही से दी उसके डॉक्टर साहब, बाद मुझसे नहीं खाई जाती थी, मैं नहीं खा ठीक पाई। है, वो आपने इस्तेमाल की, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा आप मुझे बताएं कि वैसे बच्चे का साख का अल्ट्रासाउंड वगैरह साख का अल्ट्रासाउंड 20वें हफ्ते पे करवाते हैं, वो करवाया था? हाँ जी, वो कराया था, ठीक था वो भी। और बच्चे की हरकत ठीक होती है, टाइम पे शुरू हो गई थी? हाँ जी। और इसके अलावा शुगर का एक टेस्ट होता है वो आपका हुआ है 24 और 28 हफ्तों के दरमियान? शुरू में हुआ था, वो ठीक था डॉक्टर साहब। और बच्चे की आपको नशनुमा ठीक लग रही है, वक्त के हिसाब से हो रही है? और बच्चे के अल्ट्रासाउंड हुए हैं मतलब देखने के लिए कि बच्चे की नशनुमा ठीक एक हो रही है, मैंने कोई और कराया है, मसला? बस मैंने एक कराया था 28वें हफ्ते पर, वो वाला ठीक था। ठीक उसके है। इसके बाद अच्छा, इसके अलावा कोई आपने और टेस्ट करवाया हो या कोई और मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करवाया तो इसके बारे में आप मुझे बताना चाहती हूँ? नहीं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए। मैं नर्स की मौजूदगी में आपका मुआयना करूँगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपके हाथ देखूँगी, फिर इसके बाद के आपके पिलाहट नहीं आँख भी नाखून देखूँगी, इसके बाद मैं आपकी आँखें देखूँगी पैलर के लिए, और उसके बाद मुंह खोल के दिखाएं, उसे मुंह में देखेंगे क्योंकि छाले वगैरह तो नहीं बने हुए,
और उसके बाद मैं आपके मतलब गले में कोई गिल्लट तो नहीं, उसके लिए मैं आपको वो देखूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट कोई मैम अभी तक पॉजिटिव फाइंडिंग इसमें? Pallor is positive. Vitally, she is stable. Symphysis fundal height is appropriate for gestation. ठीक हो गया जी, ठीक है। ओके, चलें ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपके से सवाल भी किए, मुझे टेस्ट किया, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आप किसी को अपने साथ बुलाना तो नहीं चाहती, या मैं आपको वही नहीं, बताऊँ मैं के लिए? अकेली हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, चलें देखें कि जैसा कि आपने कहा कि मुझे ये मसला हो रहा है। अभी मैंने आपके जो है आपको मैंने आपका देखा है, और उसके बाद अब मैं इसके लिए ना आपके कुछ टेस्ट करवाना चाहूँगी कि मुझे लग रहा है कि बहुत जो आपको मसला ये हो रहा है ना, जो धड़कन तेज़ आपकी हो रही है और साथ में आपको हो रही है, ये आपको ना खून की कमी की वजह से हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन में ठीक है डॉक्टर जवेरिया, मुझे पता है ये काउंसलिंग है। मुझे नहीं काउंसलिंग? पता, मैं पूछना चाह रही हूँ कि शॉर्ट केस है या काउंसलिंग है? What you people are doing यार, behave please. कौन सी आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगी डॉक्टर मैम? जी, मैं इसमें मैम फुल ब्लड काउंट टू सी हीमोग्लोबिन, आरबीसी और प्लेटलेट्स Hemoglobin और is टीएल। 7.8 gram per deciliter. मैम आरबीसी इंडिसेस इज अवेलेबल। MCV is 75. MCH is 21. MCHC 29, sorry. MCHC 29, सीरम फेरेटिन इफ डन 12. 12। ओके मैम, इसके अलावा बाकी और कोई इन्वेस्टिगेशन जैसे कोई हुई होंगी उसकी, और अल्ट्रासाउंड रिसेंट बच्चे के लिए? ब्लड ग्रुप आपने पूछा नहीं, मैं बता देती हूँ, बी पॉजिटिव है। ब्लड और अभी और इसके अलावा अभी अल्ट्रासाउंड नहीं है। पुराने वाले अल्ट्रासाउंड आपको पेशेंट ने बता दिया, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। जी, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके अब आप मैनेजमेंट आपसे मुझे सुनाओ, एग्जामिनर को सुनाओ। ठीक है। First of all, I will explain the diagnosis to my patient that she is having pregnancy with a moderate anemia due to iron deficiency. I will counsel about my patient that it is a high risk pregnancy. I will tell the fetal and maternal risk to my patient that she can develop. In mother, there is a chances of developing poor weight gain, preterm labor, and also cardiac failure. And in the postpartum period, there is a chances of developing postpartum hemorrhage, and in the fetus there is a chances of low birth weight, IUGR, preterm delivery, and poor after in infancy, poor weight gain, and poor mental development. So for that, I will give my patient advise lifestyle modification. In lifestyle modification, I will tell my patient about the dietary modification. I will advise her to take green leafy vegetables and avoid caffeine intake, and calcium containing food. Antacid deworming should be done. And as my patient at 34 weeks, and her HP is 7.4, so I will transfuse her IV iron by calculating dose according to the Gansoni formula. After that, I will start my patient on oral iron, and call her after 2 to 3 weeks for the check of hemoglobin, if hemoglobin, and if her HP is normal, then I will change her to the other normal or the prophylactic dose. And after What and also prophylactic dose है ना? ma'am 60 mg You mean to iron. say after optimizing her hemoglobin, you will put her on oral iron? Yes, ma'am. But your patient told you that she cannot tolerate oral iron. She has given sorry, significant history. ये मैं मिस कर गई, सॉरी। इसमें फिर हम उसको वैसे उसमें मैम उसको मैं थोड़ा सा आई विल गिव एडवाइस टू टेक मेडिकेशन विद द मील्स एंड इन डिवाइडेड डोजेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंटॉलरेंस।
मतलब IV So आयरन तो you mean ऑलरेडी to उसमें say you will give her oral iron? मैम अभी मैंने उसको पैरेंटल आयरन से पहले उसकी करेक्शन कर दी All करके right. आफ्टर करेक्शन क्योंकि एज शी इज ऑन अ 34 वीक एंड ऑलरेडी शी इज नॉट What कंप्लायंट wait a minute. She's at 34 weeks. You have optimized her hemoglobin, okay, and by giving her parenteral iron, you have built up to what? What is your aim? मैम माय एम इज at least 10 से above 10 मतलब 11 तक होनी चाहिए उसकी What is the 10.5 recommended hemoglobin in the third trimester? मैम 11 ग्राम per deciliter All right. Suppose you have optimized her hemoglobin. Now, what I am getting by your explanation that you will put her on divided doses of oral iron, right? You want to again try for oral iron, but in divided doses. Am I right? जी मैम उसको मैं फर्स्ट अभी तो मैं उसको पैरेंट्रल आयरन दूंगी ना by calculating her dose according to the Genzoni formula. That is fine. I'm asking for future. जी How you are going to keep this hemoglobin optimized till her term? मैम देयर इज टू ऑप्शन एक तो ये है कि मैं उसको ये भी कर सकती हूँ कि मैं उसको आई विल गिव हर इन डिवाइडेड डोजेज एंड विद प्रॉपर एडवाइस के शी कैन टेक विद बिटवीन मील फॉर अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस बट आई कैन आल्सो गिव हर एडिशनल पैरेंटल डोज फॉर द स्टोर लाइक मतलब उसमें कैंजनी फार्मूला में आई विल एड 1000 mg फॉर स्टोर्स द दोनों ऑप्शंस हैं मेरे पास मतलब उसमें पेशेंट को Then मैं what do you think? What is best for your patient? Do you have time to try for oral ones? And what if she has again GI side effects, and then you will switch to the other thing? Do you have this much time to do experiments? She's near town. मैम उसमें ये है कि अभी फिर मैं उसको दोबारा उसको कॉल करके फिर उसको IV स्टार्ट करवा दूँगी Okay. What IV formula you are going to select for this patient? Keeping her blood reports in mind. इसमें मैं फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज दूंगी इसको Okay. Pericarboxymaltose देंगे आप, ठीक है, सही है. What do you think? What is the cause of anemia in your patient? मैम poor dietary intake Did you especially ask from the what first diet she takes? जी मैम उसने मैंने पूछा है Yeah. What did she tell you? मैम उसने आई आस्क हर दैट शी इज़ टेकिंग गोश्त सब्ज़ी का उसका पूछा था तो उसने कहा था कि मतलब इतने मतलब हमारे हालात अच्छे नहीं है और मैं मतलब अच्छी तरह मतलब कोई अच्छी डाइट नहीं हम ले सकते Okay. Anything else? जी Anything else? इसमें थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा है उसमें मैंने उसे कोई पास्ट उसको HMB वगैरह की हिस्ट्री भी वैसे मुझे ले लेनी चाहिए थी वो मैंने मिस कर दिया Okay, fine. चलो फिर मैनेज और इसका करो इसको. Next और मैनेज करो, प्रीवियस अभी जो लेके है चलो इसको. ठीक है okay and after that I will call her every 2 weekly visit at every visits I will check her general health and also I will check her fetal growth and also blood pressure and urine protein and after at 36 weeks I will call her for the mode of delivery, anesthesia, evaluation, and analgesia, and breastfeeding and contraception advice. How are If you going her to decide mode of delivery in this patient? सॉरी मैंने ना इसमें मैंने भी हिस्ट्री बहुत ही आज डेफिशिएंट कर दी है इसमें मैंने वो मोड ऑफ डिलीवरी भी नहीं पूछा जल्दी करने की इसमें मुझे प्रीवियस मोड ऑफ डिलीवरी भी उसका था That's why I asked this question. जी मैंने वो एक्चुअली मुझे She had NVD in previous pregnancy.
So I will check the fetal estimated weight, liker, and the presentation of baby. If there is no contraindication for the normal vaginal delivery in this pregnancy, so I will wait for the spontaneous labor. If she go for the in the spontaneous labor, then I will plan her delivery at the consultant-led unit in the presence of multidisciplinary team with the proper arrangement for the prevention of postpartum hemorrhage, and arrangement of profile cross match of the blood should be arranged, and during after the continuous fetal maternal monitoring of baby should be done, and active management third stage of labor should be done, and afterward the baby should be assessed by the neonatologist, and mother should be assessed, and breastfeeding advice and contraceptive advice and VT risk assessment should be done. And if she not go in the spontaneous labor till 40 weeks, so I will go for the induction of labor and discuss with my patient with the pros and cons of induction of labor. What are risks associated with this patient intrapartum? Intrapartum, there is a risk of लेबर फेलियर भी हो सकता है, और इसके अलावा फेलियर टू प्रोग्रेस, एंड आल्सो पोस्टपार्टम पीरियड में देयर इज अ चांसेस ऑफ डेवलपिंग पोस्टपार्टम हेमरेज. Okay. And how will you take care of these complications, anticipated complications? Proper continuous fetal monitoring and follow up the labor care guide. I should follow the labor care guide during labor, and for the prevention of postpartum hemorrhage, I will optimize her HP beforehand it, and also at the time of the delivery, active management of third stage of labor should be done, and in case of PPH, early I will manage the PPH, and there should be arrangement of proper blood at the blood bank. Cross match should be available. Okay. ठीक है सना. आधे क्वेश्चंस करके मैंने आपकी करेक्शन कर ही दिया. आपको पता चल गया होगा कहाँ कहाँ पे आपकी हिस्ट्री डेफिशिएंट थी. ठीक है. जी वो मैथ्स थोड़ा सा मुझे 6 हुआ कि बताना हो जाएगा बहुत 6 ज्यादा, तो मैंने मिनट जल्दी तक जल्दी आपने हिस्ट्री ली और उस हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो थी ना वो मिसिंग थी. सही. पहला ये कि आपने चलो पैल्पिटेशंस का ऑनसेट पूछ लिया, उसकी आपने सिवियरिटी पूछ ली, आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी पूछ लिया, एंड मतलब आप कार्डियक और वो लंग कॉज भी सोच रहे हो. ठीक है. और वेट लॉस भी पूछ लिया आपने, थायराइड के सिम्टम भी पूछ लिए, सारी चीजें पूछ ली. इसमें आप एपेटाइट भी ऐड कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद फिर ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक तो चलो आपने सारी ले ली. उसने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मैं ओरल आयरन जो है ना वो मैंने ली नहीं थी. ठीक है. और वो शुरू से ही अनीमिक चल रही है पेशेंट, क्योंकि उसने सही से ली नहीं, उसको जो है वो रास ही नहीं आई ना. अच्छा, तो आप उसमें क्वेश्चन में ये उस वक्त कंसर्न शो कर सकती थी कि अच्छा उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास गई, आपने बताया कि आपसे गोलियां नहीं खाई जा रही, कुछ और किया गया आपकी जो है ये खून की कमी कम करने के लिए, पूरी करने के लिए, सॉरी. ठीक है. ये आप क्वेश्चन करती तो आपको एडिट कोई इन्फॉर्मेशन वो दे देती. ठीक. उसके बाद फिर देखो, जब भी हमारे पास अनीमिया आता है ना, अनीमिया की कॉज हमें जरूर एक तो हम मैनेज कर देते हैं, प्रोडक्ट्स तो दे देंगे, खून तो पूरा कर देंगे, लेकिन अगर यही खून तुम पूरा करोगी 28-24 वीक्स पे, पूरी प्रेगनेंसी पेशेंट को चलाना है, जब तक कॉज नहीं पता होगी कैसे चलाओगी पेशेंट को. कुछ कॉजेज जो थी वो आपने पूछ ली. आपने डाइट का पूछा, आपने ब्लीडिंग का पूछा मुझसे, आपने मुझसे पाइका की हिस्ट्री ली, और आपने जो है खून की भी हिस्ट्री ली थी मुझसे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, राइट, अगर मुझे याद है. मैंने पूछी हाँ. थी और उसकी भी पूछी थी. आपने इन्फेक्शन नहीं कोई रूल आउट किया, उसको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता था. मैंने सिर्फ पूछा था कि आपको नीचे पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं होता बार बार. कौन सा इन्फेक्शन है जो अनीमिया करवा सकता है यूटीआई के अलावा? मैम इसके अलावा मुझे मलेरिया की कोई उसको फीवर वगैरह की हिस्ट्री भी लेनी चाहिए तो थी, ये क्योंकि बोल मलेरिया. रही थी. हाँ, ये रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ मैं आपको. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद आप उससे पूछें आपको नोजिया वोमिटिंग शुरू के महीने में तो नहीं हुई थी बहुत ज्यादा, या आपको डायरिया तो नहीं हो सकता, उसको मैल एब्जॉर्प्शन हो किसी किस्म की. ठीक है. फिर जो है पेरिनेटल इचिंग की तो आपने पूछ ली मुझसे. देन अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है ना पेशेंट को, आपके को क्यों नहीं हो सकता.
जी जी, वो मैंने मैम उससे पूछा था ना जनरली कि आपको कोई और इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का या किसी और किस्म का कोई बीमारी है, तो उसमें वो इसीलिए वो क्वेश्चन कि उसमें ये भी रूल काज हो जाए क्योंकि उसको बीमारी भी इसी शुगर, तरह चल रही है। दिल का, ब्लड प्रेशर का, गौर करो अपनी बातों पे। इनमें अनीमिया होता है? नहीं इसमें ये मैंने क्रॉनिक साथ और में डिजीज इसमें रीनल मतलब रीनल का भी मतलब हाँ जी, गुर्दों की रीनल, बीमारी भी लिवर, है। टीबी, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, कोई मैल एब्जॉर्प्शन का डिसऑर्डर, जैसे बावल सिंड्रोम होता है, इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम, ठीक है ना? तो जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं ना, उसके पीछे मतलब होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है जब जब भी आप मुंह से कोई बात निकालेंगी, ठीक है? उसकी वजह भी पता होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। देन यू स्किप, टोटली स्किप ऑप्स हिस्ट्री। उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में, प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको अनीमिया की हिस्ट्री थी, उसमें कैसे ट्रीट किया गया अनीमिया, उसको पीपीएच तो नहीं हुआ पिछली प्रेगनेंसी में, उसको एचएमवी तो नहीं होती। दिस वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट हिस्ट्री। आपकी अनीमिया की हिस्ट्री इनकम्प्लीट थी, ठीक है? हाँ जी, इसमें भी मैंने ऑप्स हिस्ट्री का तो मैंने बाद अनीमिया में की खुद ही याद है। अनीमिया की जो कॉज होती है ना, वो हमें, देखो क्वांटिफिकेशन तो आपको जाके लैब्स में मिलेंगी, और कौन सी टाइप ऑफ अनीमिया है वो आपको रिपोर्टों में मिलेगी। हिस्ट्री में आपको कॉज रूल आउट करनी है। कॉज जब तक रूल आउट करने की कोशिश आपने नहीं की ना अनीमिया में, आपका अनीमिया वाला स्टेशन पास नहीं होगा। वो भले से शॉर्ट में आए, स्ट्रक्चर्ड में आए, किसी चीज में भी आए, ठीक है? दिस इज वेरी जी मच ठीक हो। इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद सर गायनी हो क्या गई, सॉरी मैं चलो। आपसे मैं देखिए देखिए एनीमिया की हिस्ट्री ना बहुत लंबी हो जाती है, जैसे मुझे अब इसमें ना यही हो रहा था ये वाला करते हुए स्टेशन कि मेरी हिस्ट्री मैं मतलब ना अगर मैं तुम्हें प्रॉपर। 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें उर्दू में लिखी हुई है मैंने अनीमिया की, मैं वो भेज दूंगी, बस वो पूछ लेना, ठीक है? जी क्योंकि वो फिर उसमें साथ में 34 वीक पे थी पेशेंट, इसीलिए ट्राइमेस्टर वाइज भी शुरू था। से मैं कहती हूँ, अपनी जो अनीमिया की हिस्ट्री है ना, कोई भी हिस्ट्री है, गायनी की सारी हिस्ट्रीज, और ये अनीमिया की जिसमें भी ब्लड लॉस हो रहा है, जिसमें बहुत सारी कॉजेज है ना, लंबी हिस्ट्री, उसकी टेम्पलेट उर्दू में बना के रखा करो। ये तुम लोगों को ऑर्गेनाइज करनी है, नोबडी विल ऑर्गेनाइज फॉर यू इन एग्जाम, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या करना है। 3 4 तो सवाल हैं, आज डॉक्टर पूरत ने भी इतनी अच्छी हिस्ट्री जो है वो बताई है आप लोगों को, ठीक है? इसको अभी से ही प्रैक्टिस करो अनीमिया की हिस्ट्री को। देन ये तो आपका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, माना ही नहीं जाएगा ये चीज, क्योंकि एंजाइटी में भी हो सकती है ये चीज। आप ओप्स हिस्ट्री भूल जाएं, आप गायनी की हिस्ट्री भूल जाएं, ठीक है? बाकी सारी चीजें आपने टेम्पलेट तो अपना पूरा कर लिया। फिर अब आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। चलो इन्वेस्टिगेशंस भी हो गई, सारी हो गई। अब आ जाते हैं आपकी मैनेजमेंट पे। आप मुझे ये बताओ सना, आपकी पेशेंट मैनेजमेंट के लिए आप कौन सी 2 3 चीजें देखती हैं जिसपे आप डिसाइड करती हैं, मैं इसको ओरल दूंगी, मैं इसको पारेंटरल दूं, या मैं इसको ब्लड लगा दूं? क्या 3 4 चीजें हैं जो आप दिमाग में रखती हैं? आप मैम बताएं। एक तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल और उसके सिम्टम्स। 2 चीजें, ठीक है। एंड मैम उसका पेशेंट की कंप्लाइंट्स और वैसे जो काज तो वेरी अपने गुड, मतलब ये वेरी गुड। अनीमिया एक और चीज बता दो। मतलब कॉज ऑफ अनीमिया और टाइम ऑफ क्या है, गेस्टेशन आपकी कौन सी है, मतलब किस गेस्टेशनल किस एज क्या है? ठीक है, चार गेस्टेशनल एज। चीजें है ना, 4 चीजें मोटी मोटी ये हैं। कॉज ऑफ अनीमिया तो वो तो एक्यूट तो नहीं ना, तुम कॉज को ट्रीट कर पाओगी, वो तो फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए कॉज ऑफ अनीमिया तो ट्रीट करनी है। 5 चीजें ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कॉज ऑफ अनीमिया को अभी साइड पे रखो। अभी तुमने इसकी 8 HP को, 8 भी नहीं है पूरी, लेस देन 8 है, इसको आपने मैनेज करना है। शी इज एट 34 वीक्स। अब आपकी चेकलिस्ट बनाते हैं। गेस्टेशनल एज है 34, ठीक? और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तुम्हारी? मैम इसमें ना थोड़ा सा मैं एक दो दफ़ा तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि बाज़ात ये कि जब पेल्पिटेशन और इजी फिटिकेबिलिटी सिम्टम्स में तो, लेकिन वो अक्सर ना इसमें है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब पेशेंट को ज़्यादा बहुत वेयर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या हो रही है तो फिर हम उसको एज अ सिम्टोमेटिक लेके तो फिर ही उसको मतलब ब्लड लगाते हैं इसमें। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये इस पर कंफ्यूज हो गई थी कि अब उसको इसकी मतलब सिवेरिटी को जज करने के लिए आपने एक्टिविटी का क्वेश्चन किया था ना मुझसे, जी है ना? जी जी तो एक्टिविटी मैंने बोला मुझसे काम तो नहीं होते सही से, हाँ है ना? जी ये ठीक। मुझसे काम जी तो नहीं होते, तो मेरी पेशेंट तो सिम्टोमेटिक है ना। हाँ जी और 3rd ट्राइमेस्टर में तो मुझे जल्दी जल्दी अनीमिया ट्रीट करना है,
जी, अगर हाँ मैं तो फिर इसी पे मैं थोड़ा सा इस पे हो गई थी, अगर मतलब अदरवाइज फिर अगर 7 HP और 34 वीक पे या 7 प्लस और 7.8 आपने मुझे बताई थी और पेशेंट सिम्टोमेटिक भी है, तो फिर मैं उसको पहले पैक्सेल्स ट्रांसफ्यूज़ करूँगी और उसको उसके बाद उसके चेक करूँगी कि अगर उसका सिम्टम इम्प्रूव हुए हैं वन पैक्सेल से ही, तो फिर उसको पारेंट्रल आयरन दूंगी, अदरवाइज फिर मज़ीद 24 आवर के बाद सेकंड पैक्सेल उसको मैं ट्रांसफ्यूज़ करूँगी। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर आप उसको मतलब फिर मैं उसको पैरेंटल आयरन दे के जो उसके स्टोर्स हैं और मतलब फर्दर उसको मैं मैनेज करूँगी। जी, अब आप इसको स्ट्रक्चर डिस्कशन में अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? ओके मैडम स्टार्ट से या जस्ट इसकी ये वाली मैनेजमेंट वाली से बता दूँ? ये बात तुमने ये डिसीजन अपना, मैंने आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, ओके हाउ विल As यू my patient hemoglobin level is 7.8 and she is symptomatic at that 34 week of gestation, so for the correction of anemia, I will transmit her PAC cells after cross match, proper cross match and fulfilling all prerequisite. If and then I will check her check my patient next day if her symptoms improved, then I will check her hemoglobin and also I will give her parenteral iron and call her after 2 to 3 week for further again check of hemoglobin and also give and if her symptoms are not improved with one pack cells, then after 24 hours I will give her another pack cell and again check her for the symptoms. Okay. Anything else you want to add, Sana? दवाइयों के अलावा सिम्टम्स मतलब इसमें क्रॉस मैच में के टाइम पे इसमें ये कि एक तो मैंने इसमें फर्स्ट आई विल टेल के आई विल ट्रांसफ्यूज आफ्टर प्रॉपर क्रॉस मैचिंग एंड फुलफिलिंग प्री ये तो हो रिक्विजिट गया, मेरी जान हो गया। कोई जनरल मेजर्स भी बताएंगी ना साथ में? उसको उसमें आफ्टर व्हेन आई विल डिस्चार्ज हर देन आई विल आल्सो टेल हर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ dietary modification. I will advise her to take the green leafy vegetable, avoid the antacid and calcium containing food and excessive caffeine intake, also deworm my patient and food fortification. ठीक। And also advise her advising for health hygiene, proper बिल्कुल hygiene. सही। ये चीजें सारी ऐड करनी है आप, ठीक है ना? एक तो जी मैनेज किया और साथ में उसका जो है उसको फर्दर जो है प्रिवेंट जनरल मेजर्स आपने बतानी है। ठीक हो गया। एक और चीज है क्या थी वो जो मुझे बतानी थी। अब प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगली प्रेगनेंसी के लिए इस पेशेंट का, आपकी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना सना? जी जी तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे मैडम? My patient's symptoms and her reports are consistent with iron deficiency anemia, which is moderate type. ठीक है, वो तो आपने ऐसे ही बताया था कि उसको moderate anemia, and then फिर काउंसलिंग से स्टार्ट करके आप जो है आगे चलो। मैम फिर उसके पोस्टमार्टम पीरियड में फॉर द फर्दर प्रिवेंशन आई विल टेल हर I will give her health education about the proper birth spacing, health hygiene, and food fortification. I will give her iron supplement with folic acid, and also water sterilization, and also general measures like avoid the walking barefooting उसमें और उसमें प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग मैंने बता दिया वो फॉर प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग आई विल गिव हर प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। एक मिनट। जी सना, सना आपको क्लियर हो गया आपके सिनेरियो की क्या रिक्वायरमेंट थी और आपको क्या क्या चीजें करनी थी? जी जी ठीक है ना? ये चीजें हैं, बाकी देखो डोज कैलकुलेट करना और वो सारी चीजें वो सब शादिया कटक में लिखा हुआ है, मैं उस पर जा ही नहीं रही। हम लोग बस प्रेजेंटेशन
की स्किल्स और कैसे चीजें डिलीवर करनी है, कैसे डाटा गैदर करना है पेशेंट से और उसको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कैसे करनी है, हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, शादिया खटक वो वाली बातें सारी पढ़ाने का वो मेरा वो एम नहीं है, मैं इस एम से आई नहीं थी कि मैं आपको डोज कैलकुलेशन, वो माशाल्लाह आप सबको आती है और आज सुबह वाली क्लास भी मैंने देखी, उसमें सारा डॉक्टर कुरत ने माशाल्लाह कवर करवा दिया है। जी ठीक है ना। डॉक्टर परवेश, मेरा एक क्वेश्चन है इस सिनेरियो रिलेटेड। जिस तरह हमने उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, उसके बाद पेरेंटल थेरेपी दी, अब पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया, तो उसके बाद हम सिर्फ उसकी डाइटरी काउंसलिंग करेंगे ना, एज वो ओरली टॉलरेट नहीं कर रही है। हाँ जी, आप डाइटरी करोगे। ओरल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस पेशेंट। अगर आप इसको ओरल देना चाहोगे ना तो दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। ठीक ठीक है ना। और अगर हम लोग स्टार्ट में ही ओरल देते हैं तो वो तो एम्प्टी स्टमक लेनी होती है ना, इन बिटवीन मील्स तो नहीं हम देते। एम्प्टी स्टमक होता है मोस्टली। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर परवेश। और कोई क्वेरी? लेस देन 1 मिनट की रह गई है। थोड़ी सी चीजें समझ में आई? जी थैंक यू डॉक्टर पलविशा। चलो ठीक है। आसिया, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं है? तुम नहीं बोली इतनी देर तक। मुझे लगता है मैडम डॉक्टर आसिया नहीं है, नहीं है। नहीं, शी इज बट शी इज म्यूट। मैडम मैं हूँ, मैं अभी अभी घर आई हूँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे असल में इमरजेंसी में जाना पड़ गया था मैडम। मैं यूँ कि आवाज कट मैंने रही है। आई हुई हूँ। आसिया, मैं आवाज कट रही है आपको ना रिकॉर्ड सिनेरियो मैंने लिखा हुआ है जो है ना, वो आपको मैडम मैं आपको ना सिनेरियो की ना रिकॉर्डिंग भेजूंगी अभी सही से, उसकी हाँ मैनेजमेंट और चलो उसकी ठीक है। प्रेग्नेंट जो उसकी मैनेजमेंट है, या फिर उसी सिनेरियो की थैलेसीमिया ट्रेड की ना, और उसके बाद जो आपने उसकी सिकल सेल